बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो मैं पहले उस इंफॉर्मेशन को पूरी सूची में बता देता हूँ। कुछ सूचनाएं हैं, पहले उन सूचनाओं को दे देता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है कि भोजन समय, नाश्ता का समय और रात्रि भोजन को समय अनुसार पालन करें। दूसरा सूचना है कि भोजन समय ना खाया हुआ चीज, अन्न बचा हुआ फेंका जा रहा है और उसके साथ साथ कुछ चम्मच भी फेंका जा रहा है, तो कृपया थोड़ा ध्यान रखें। और सम्मेलन के बाद जिनकी भी वापसी है और वो लोग जो टिफिन लेके जाना चाह रहे हैं वो कितने लोग हैं, इसका इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन डेस्क पे दे दे, जिसकी टाइमिंग है 4:30 to 6:50। इस टाइम पे आप इंफॉर्मेशन दे दें कि कितने लोग कल जा रहे हैं, तो उनका टिफिन वहाँ दे दिया जाएगा। और जो ग्रामीण प्रयास वाला एक सेशन हुआ था और शिक्षक के प्रयोग थे, उसके जो रिपोर्ट्स है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर या फिर अछौटी संस्थान पे आपको मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए वो वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल, अभी जो सेशन है उसका सेशन का नाम है नवीन पहल। ये 1 घंटे का सेशन है, 3 o'clock से लेके 4 o'clock तक चलेगा। इसको नवीन पहल को अनीशा दी संचालित करेंगी। और इस सत्र में टोटल 7 लोग हैं। देवघर से संदीप भैया, CHDHC से गिरधर भैया, उत्सव परिसर से धीरेन्द्र भैया, अछौटी से बाल मुकुंद भैया, आसाम से विश्वजीत भैया, रायपुर से नीति जैन आंटी जी, जयपुर से योगेश भैया। उसके बाद 4 बजे से 4:30 बजे से सेंटर ऑफ हार्मनी को एक्सिस्टेंस महेंद्र चाचा जी द्वारा कंडक्ट होएगा। और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हार्मनी का कुछ प्रेजेंटेशन रहेगा। और 6 बजे से लेके 8 बजे तक कुछ गोष्ठियों की सूचना देनी थी। जो समांतर गोष्ठियां हैं, पहला चेतना विकास मूल्य शिक्षा एवं प्रचलित विद्यालयीन शिक्षा में समावेश, ये बेसमेंट में है और इसको अनीता दीदी कंडक्ट कराएंगी। दूसरा जो गोष्ठी है परिचय शिविर प्रबोधक संवयन, ये सत्संग हॉल में है, इसको सुवर्णा दीदी कंडक्ट कराएंगी। तीसरा परिवार समूह में जीना, ये जो गोष्ठी है ये मेन हॉल में है और इसको अजय चाचा जी कर रहे हैं। और अध्ययन एवं अभ्यास, ये गोष्ठी मेकल हॉल में पुष्प गौरी दीदी के द्वारा संचालित किया जाएगा। मध्यस्थ दर्शन शोध समूह, ये मेकल हॉल रूम नंबर 10 में प्रफुल्ल भैया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैं कृपया से 9 के बीच ही खा ले, ताकि जो वहाँ के उनको भी हेल्प आउट हो जाता है और पेट भी साफ होंगे, वो भी जल्दी सो पाते। तो 7 to 9 के बीच में ही आप लोग सब अपना भोजन ग्रहण कर लें। तो ये सब आज की सूचना थी। अब हम सत्र को बिगिन करते हैं। ये सत्र का नाम नवीन पहल है। तो नवीन पहल एक्चुअल में क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ कि अभी तक 1 साल में जो कुछ भी प्रयास हो रहे हैं, कुछ शोध हो रहे हैं किसी संस्थानों में, कुछ स्वावलंबन को लेके कुछ प्रोसेस हो रही है, विनिमय व्यवस्था को लेके कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, शिक्षा को लेके कुछ काम हो रहे हैं, ऐसे कई सेंटरों में कई अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इन सभी की जानकारियां अभी आपको 1 आवर के अंतर्गत प्राप्त होगी कि कहाँ क्या चीज हो रहा है। और इसको आप बाद में अभी तो बहुत छोटे स्वरूप में बताया जाएगा, तो जितने भी ये पर्सन यहाँ कोऑर्डिनेट करेंगे, अभी आप उनसे डिटेल में डिस्क्रिप्शन कभी भी ले सकते हैं, वो आपको इस सत्र के बाद में अवेलेबल रहेंगे। तो अभी मैं इस सेशन को कंडक्ट कराने के लिए अनीशा दीदी को आमंत्रित करूंगा। अनीशा दीदी का थोड़ा डिटेल मैं रख देता हूँ। अनीशा दीदी की देहरादून से है, कई वर्षों से जीवन विद्या से जुड़ी हुई है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित पाठ्यक्रम की रचना में इनकी भागीदारी है। बहुत ही उत्सवशील व्यक्ति है।
और बहुत ही प्रयास इनका शिक्षा को लेके, इसके पाठ्यक्रम में रचना को लेके इनका बहुत प्रयास पिछले 1 साल से हमारे पास तक पहुंच ही रहा है। इवन जो कक्षा पहली से लेके 10वीं तक का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा दीदी ने ही कोऑर्डिनेट किया है। जो अभी छोटी संस्थान में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है उन सब के पीछे दीदी का हाथ है। तो एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। तो मैं मंच में सभी जो 7 लोग हैं उनको इनवाइट करता हूं। पहला देवघर से संदीप भैया जी, दूसरे CHDHC से गिरधर भैया, थोड़ा पूरा फॉर्म बताना, उनका पूरा डिटेल दीदी बताइए। उत्सव परिसर से धीरेन्द्र भैया, अछौटी से बाल मुकुट भैया, आसाम से विश्वजीत भैया, रायपुर से नीति आंटी जी और जयपुर से योगेश भैया। आसाम से विश्वजीत भैया, आसाम से डम्रधर भैया है और उड़ीसा से विश्वजीत भैया। तो अब सेशन को आगे दीदी कोऑर्डिनेट। सभी को नमस्कार। पूजनीय बाबा जी को तहे दिल से याद करते हुए और उनके और माता जी के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हुए मैं सत्र शुरू करती हूँ। हमारा अगला सत्र है नवीन पहल। इस सत्र में हम उन लोगों की शेयरिंग सुनेंगे जिन्होंने दर्शन की रोशनी में पिछले कुछ समय में कुछ नए प्रयास किए हैं, चाहे वो शोध पत्र हो या अनुवाद हो, चाहे वो एक परिवार का ही स्वावलंबन हो या फिर कई परिवारों का इकट्ठे आके जीना, अध्ययन करना और उत्पादन में लगना हो। चाहे किन्हीं भाई बहनों ने प्रबोधन शुरू किया हो या कई भाई बहनों ने मिलके एक नया सेंटर शुरू किया हो। तो आइए इनको सुनते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं और इनका उत्साहवर्धन करते हैं। हमारी पहली पहल यहाँ पे है देवघर झारखंड से मानव संचेतना अध्ययन परिवार के बारे में सुनते हैं। देवघर में पिछले कुछ सालों में कई परिचय शिविर हुए हैं और वहाँ कई लोग बहुत उत्साह और निष्ठा से लगे हैं। इसकी प्रस्तुति के लिए मैं संदीप प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ। संदीप भैया पूर्व वायु सैनिक रह चुके हैं। 2017 में दर्शन से परिचय हुआ और अभी पठन अध्ययन में लगे हुए हैं। पूज्य बाबा जी को नमन करते हुए सभी श्रेष्ठ जन विराजमान हैं, सभी परिवार के लोग बैठे हैं जो अपनी बात सुनते हैं। मैं देवघर झारखंड से आता हूँ। देवघर में मानव बनने का प्रयास शुरू हो चुका है और झारखंड अब अखंड समाज में शामिल होने जा रहा है। देवघर में ये हवा जो चली वो जुलाई 2017, जब साईखेड़ा के भारत भाई हमारे देवघर के स्थानीय रमाशंकर भैया जो पूर्व वायु सैनिक वो भी रह चुके हैं, उनके निवास पर एक छोटा सा क्लास का प्रोग्राम रखा गया जिसमें मुझे बिना कुछ बताए बुलाया गया। 2 दिन तक मैंने इधर उधर की बातें सुनी। तीसरे दिन मेरे आंखों में आंसू भर आए। कारण था कि जिस सवाल को मैं बचपन से
अपने आप को जवाब देने में नहीं उतर पाया था कि लक्ष्य क्या हो, वो उस लक्ष्य की चर्चा हो रही थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ कि उसी समय 2017 में ही दिसंबर में श्रवण भैया, जिनसे हमारा श्रवण शुरू हुआ, श्रवण की परिभाषा अभी पिछले सत्र में जो दीदी ने रखे थे, है ना, कहें तो वहाँ तक भी छूता हुआ कह सकते हैं, क्योंकि जितनी गहराई से हमने शुरुआत में ही उसको सुनना शुरू किया, उसे लगा कि मैं ऊंचा होता ही जा रहा हूँ। पर्सनली मैं देवघर परिवार की तरफ से जो ये प्रस्तुति मैं कर रहा हूँ उसकी यात्रा आगे बताता हूँ। श्रवण भैया ने शिविर लिया और अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ आए। जब भाभी जी, बच्चे हमारे पूरे परिवार में शामिल हो गए। आज पूरा परिवार महसूस करते हैं उनके साथ में। उनके बच्चों के आपस में एग्जाम्स के शेयरिंग होती है और सारी पारिवारिक था। तो मुझे लगा कि कोई एक ऐसा आदमी जो बिना किसी एक पैसे के वहाँ जाकर अपनी बात कहता है और आपके लक्ष्य के प्रति आपको उत्साहित करता है। पहले तो आदमी के प्रति विश्वास, उनके व्यवहार, उनके जीने के अंदाज पर जो हमारी रुझान बढ़ी और उसके बाद दर्शन के प्रति जो जिज्ञासा बढ़ी वो बलवती होती चली गई। मुझ में ही नहीं, शिविरार्थियों में जो लोग उभर कर आए उन सभी के साथ। तो 2017 में 2 शिविर, जुलाई और दिसंबर में। उसके बाद फिर अप्रैल में दोबारा श्रवण भैया ने हमारी पुकार सुनी और दिल्ली से सोम भैया के निर्देश पर और प्रमोद जी, जो बहुत सारे लोग जानते हैं, बाबा रामदेव को छोड़कर देवघर में ही अब रह रहे हैं। आमड़ापाड़ा उनका अपना सुदूर झारखंड में जगह है वहाँ पर। तो उनके प्रयास से वो सभी से संपर्क में रहे। तो श्रवण भैया दोबारा आए। उसके ठीक बाद 22 अप्रैल को से 5 मई श्री राम जी बाबू जी आए। क्योंकि रमाशंकर भैया बहुत पहले से परिचित थे इस विद्या से और उससे पहले उनकी अपनी यात्रा भी थी। तो बाबूजी का आना हुआ। उनको हमने उस उम्र में भी मिट्टी उनके बागान में खुरपी लगाते हुए देखा। कांपती हुई आवाजों में भी जो उनका ओज था वो हम सबको अभिभूत कर गया। उसके बाद गोपाला भैया आए 1 से 7 जून 2018 में और भारत भाई आए फिर से 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। वो परिवार में बैठ करके उन्होंने हम सभी देवघर के परिवार जो हुए वहाँ पर उनके साथ उन्होंने चर्चा की। बात केवल परिचय शिविर तक सीमित नहीं रह पाया था। हमारी जिज्ञासाओं की वजह से वो कब अध्ययनात्मक में तब्दील हो जाता था न प्रबोधक को पता चले न हमें पता चला। और ये सिलसिला आगे बढ़ते हुए सुरेंद्र पाल भैया जब 9 से 16 अक्टूबर का शिविर उन्होंने लिया तो हमें एक नई सहजता का एहसास हुआ। जिस सहजता से आज भी हमने ये सम्मेलन की शुरुआत के दिन देखा कि जिस सहजता से वो प्रस्तुत होते हैं, काबिल मतलब मैं उनका वो इंग्लिश में फैन हो गया हूँ और पता नहीं जो भी कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रतित्व मतित्व जिसको कहते हैं, जिसको हमने बड़ी कठिनाई से शब्द को बोलना सीखा था, वो सहजता से वो देख पाते हैं उनके अभिव्यक्ति में। और दर्शन जब उनके मुंह से निकला तो हमें लगा कि ये पानी की तरह हमारे अंदर बह रहा है। उसके बाद 2018 आ गया। सोम भैया 30 मई से 7 जून आया। उसमें जो वहाँ के विद्यार्थी थे 250 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसका लाभ लिया और उनके सवाल मुझे लगता है सोम भैया ने भी अभिव्यक्त किया था, मुझे याद है कि अब तक के सारे शिविरों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि सारे यंगस्टर्स थे, सभी एस्पिरेंट्स थे जो IIT और कोचिंग संस्थानों में हैं वो। और उनके सवाल अपने कैरियर को लेकर तो थे ही, साथ ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ें जो हम जैसे भैया बता रहे थे, जो चीज़ परहेज रखते हैं गार्जियन अभिभावक या समाज में भी, उनके बेबाक प्रश्न उत्तर जो हुए वो अभी भी YouTube पर अवेलेबल हैं, कोई भी सुन सकता है। और वो पूरे इस तबके के समूचे देश विश्व तक के लोगों के लिए उतना ही उपयोगी है, उतना ही कारगर मिलेगा। उसके बाद भारत भाई अभी जस्ट जुलाई में आए। उन्होंने अध्ययनात्मक फिर से शिविर लिया हम लोगों का। घर में ही 22 दिनों तक वो रहे और पूरे वाङ्मय का जो आस्वादन उन्होंने कराया। हमने सिलसिलेवार पठन तो शुरू नहीं किया, लेकिन 10 किताबें और एक साथ मंगवाई और हम 12 परिवार हैं जो मनोयोग से जुड़े हैं, आपस में मिलते जुलते हैं
और जब भी ये बात होती है तो बस अध्ययन से नहीं कि स्टेशन पर बैठे हैं तो लेटे हुए आदमी को लेकर भी जिज्ञासा होती है ये हमारे साथ अस्तित्व में किस तरह भागीदार है। और सामने बैठे हैं हमारे भैया, वो उन्होंने कहा कि जैसे उसने टिकट कटाया है और टिकट कटाने के बाद जो पैसा उसने रेलवे को दिया है उस रेलवे से इस प्लेटफॉर्म का रख रखाव होता है। इस तरह से आप जोड़ के देखिए तो वो हमारे लिए उपयोगी है। और जब इसी को विस्तार में देखा अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में तो वो आदमी कितना उपयोगी निकला अब दर्शन में धीरे धीरे पता चलता जा रहा है। हम लोग 2 साल से पढ़ाई ही कर रहे हैं, ना पूरी तरह किताब पढ़ी है ना पूरी तरह अध्ययन हुआ है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि जिस तरह से गहराई से हम लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा है, इस पूर्वी भारत के लिए एक अच्छे केंद्र के रूप में यह उभर कर आएगा। क्योंकि हमारे बीच में शिक्षा से जुड़े हुए ज़्यादा लोग हैं, स्कूलों में काम करते हैं और इसका अनायास ही वो उपयोग कर लेते हैं बच्चों के मोटिवेशन के लिए। ये हर दिन हमारी चर्चा में होता है, हम हर रविवार को गोष्ठी करते हैं और जो शिविरों के बाद जो उभरे हुए लोग हैं, जिज्ञासु हैं, तो जो पुराने लोग हैं, रमाशंकर जी हैं और 1-2 लोग और हैं जो उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और आगे की तरफ प्रेरित करते हैं। अभी हमारी कोई ऐसी कोई केंद्र के रूप में उभार नहीं मिला है, लेकिन नाम देने के लिए मानव संचेतना अध्ययन परिवार यहाँ पे भेजा गया। हम लोग अध्ययनरत हैं और जीने के नए स्वरूप पर इसी बीच में 10 दिन भारत भाई आमड़ापाड़ा प्रमोद जी के साथ रहे। वहाँ गांव पहले से ही बसा हुआ है और परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में उन्होंने जो उन लोगों को निर्देशन दिया, जो उनका मार्गदर्शन किया है, उस आधार पर प्रमोद जी वहीं आज लगे हुए हैं। वो एक हॉल बनवा रहे हैं, इस वजह से वो यहाँ नहीं आए। मैं सभी देवघर परिवार की तरफ से कृतज्ञ हूँ सभी उन श्रेष्ठ जनों का जो वहाँ की धरती पर आए और आस्था की वो भूमि जहाँ कुंभ की तरह भीड़ लगती है सावन के मेले में, और विज्ञान का जो विभक्त रूप विद्यालय से लेकर के समाज में दिखता है, उन दोनों के बीच में ये मध्यस्थ दर्शन का फूल खिलेगा और उसके हम लोग कार्यकर्ता के रूप में स्वयं के अध्ययन के लिए भी लगे रहेंगे। इसका आश्वासन बहुत बढ़िया, नमस्कार। मैं सभी स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब 5 मिनट तक अपना समय रखें तो हम सब लोग आराम से शेयर कर पाएंगे, नहीं तो बाद में भाई बहन शायद ना शेयर कर पाए ठीक से। आगे बढ़ते हैं। अगली पहल जिसकी हम शेयरिंग सुनने जा रहे हैं वो है सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैदराबाद। हैदराबाद में कई वर्षों से जीवन विद्या का दर्शन के आधार पर काम चल ही रहा है और वहाँ के कुछ भाई बहन जो हैं वो इकट्ठे आए हैं और उन्होंने एक सेंटर शुरू किया है। CLGC से गिरधर भैया हमारे साथ वहाँ के बारे में शेयर करेंगे। गिरधर भैया मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कई साल US में रह चुके हैं, 2010 से विद्या से जुड़े हैं। साउथ इंडिया में कई प्रदेशों में AICE की 3 दिन की वर्कशॉप लेते रहे हैं। गिरधर भैया। बाबा जी को नमन करते हुए आप सबको प्रणाम। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, हैदराबाद से हूँ। जितना भी हिंदी मेरे को आती है अभी वो भी जो भी अध्ययन जो भी बाबा जी के जो पुस्तक पढ़ रहा हूँ उसी की वजह से इतना कुछ अभी मैं हिंदी में बोल पा रहा हूँ, तो क्षमा कीजिए कुछ गलती हो गई तो जैसे अनिता जी ने बोली है, मेरा नाम गिरधर है। सो हम लोग हमारी इंट्रोडक्शन हुई है जीवन विद्या से। गणेश जी कानपुर से जो आते रहते थे हैदराबाद, ट्रिपल हैदराबाद को हर जून और दिसंबर में हमारी परिचय शिविर होता था। तकरीबन 2005 से शुरू, जब जीवन विद्या शुरू हुई है ट्रिपल हैदराबाद से, तब से 2014 तक लगातार कम से कम 2 बार एक साल में होता रहता था। तो तब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है परिचय 2010 में। तब से लेके मैं मेरे समाधान ढूंढ रहा था। तो मेरे समाधान मतलब US से कभी मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ रहने के लिए मैं US से रिटर्न आया और
क्यों आया ये सब तो पता नहीं था। और ये सब जो भी मेरे पार्टिशियन में हुआ था वो सब समाधान इसमें जीवन विद्या में मिल रहा था। तो हम लोग ऐसे जीवन विद्या से जो भी मिले हैं लोग, मेरे साथ है अभी प्रदीप जी है जो अब हमारे उनके साथ भी अध्ययन भी हो रहा है। हमारी अध्ययन हो रहा है हर महीने में एक बार कम से कम 3 दिन लेते हैं, हर महीने की पूरा 3 दिन लेते हैं। अध्ययन हो रहा है हमारा, मनन पठन और मनन हो रहा है, सभी जो भी पुस्तक हमें हो रहा है, व्यवहार दर्शन और अनुभव दर्शन का भी हो रहा है, तो वो भी चल रहा है। और हर सैटरडे, एवरी सैटरडे सुबह 5:30 से लेके 7:30 तक ये अध्ययन ऑनलाइन में होता है, गूगल हैंगआउट्स में हमारा होता है रहता है। तो ये सब होने के बाद हम लोग 7 फैमिलीज मिलके हम लोग सोच रहे थे कि हमारे यहाँ साउथ इंडिया में हैदराबाद में एक सेंटर क्यों ना हो। तो हम लोग मैं, शिवा भैया, हरी जो NIT वारंगल में प्रोफेसर है, शिवा वो एजुकेशन में काम कर रहा है, और श्रीनिवास जो है एक NGOs में काम करता है, वो सोसाइटी में बहुत सारे काम किया हुआ है। और सब लोग ऐसे बहुत जगह से आए, कुछ लोग 2 लोग जो है अमेरिका में रहते हैं, वो यहाँ से वहाँ गए बाद में, अभी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 7 लोग हैं हम लोग, और प्रदीप जी के गाइडेंस और उनके साथ मिलके हम लोग अध्ययन के साथ ये सेंटर बनाने की कोशिश में है। उसका नाम जो है सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वो भी श्रीराम भैया ने दिया हुआ है नाम है, तो हमको भी अच्छा लगा, तो उसी नाम से हम जारी रहे हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन मेजर यही है कि ये साउथ इंडिया में लेके जाएं, अपना आंध्रा तेलंगाना में ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग तेलुगु में भाषा करते हैं, ज़्यादातर तेलुगु में ज़्यादा हो सके। तो ये पहले तो सेंटर की पहले सोच रहे थे कि कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ बनाएंगे, फिजिकल फैसिलिटी से अभी सोच रहे हैं कि फिजिकल फैसिलिटी से ज़्यादा हमारी अध्ययन पहले हो जाए, हमारी खुद के जानने पहले हो जाएंगे, तो फिजिकल फैसिलिटी तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसे कोशिश में हम लोग अभी फैमिलीज के साथ कहीं जाते रहते हैं, अभी हम लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि अभी हैदराबाद में हम लोग कहीं जगह पे है, तो हम लोग मिलते रहते हैं। सो वो भी हो रहा है हमारा। और उसके साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स भी दिए हैं। वर्कशॉप्स भी हम लोग जब भी रिक्वेस्ट आते हैं हमको, तो तभी ले पा रहे हैं। बहुत सारे अभी तक 30 से ऊपर, अभी पिछले हफ्ते और 2 हफ्ते पहले भी एक फैमिलीज की वर्कशॉप भी हुई है, प्रदीप जी ने लिए हैं। और AICT के वर्कशॉप्स हम लोग 3-4 लोग हैं जो अभी ले पा रहे हैं, वर्कशॉप्स भी ले रहे हैं। और उसके साथ एकेडमिक्स से ज़्यादा फोकस है, NGOs और बहुत सारे लोगों का फोकस ज़्यादा हो रहा है। और आगे जाने का प्लान ये भी है कि ये NGOs और कॉर्पोरेट्स में भी लेने के लिए, अभी ये हम लोग कॉर्पोरेट्स में इतनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जैसे IT में काम करते हैं, जो TCS में काम करता हूँ, और उसमें ये बहुत ज़रूरी हो गई है। हम लोग इसको वर्क लाइफ बैलेंस या तो प्रोफेशनल एथिक्स या ऐसे कुछ नाम देके, कंटेंट तो वही रहेगा, मध्यस्थ दर्शन का, जीवन विद्या का, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का नाम देके थ्रू जीवन विद्या बोल के इसको आगे लेके जाने के लिए कोशिश जारी है हमारी। तो ये ऐसे काम तो अभी लागू है, तो सामयिक नहीं है, तो बहुत सारे लोग अपनी बिल्कुल, जितने लोग और जानना चाहते हैं Thank you so भैया much. से मिल ही सकते हैं, बाहर अभी 2 दिन और हैं, और नंबर भी ले सकते हैं, और उनसे जितनी डिटेल लेनी है वो ले सकते हैं, है ना, तब भैया और शेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी चाहिए हमको। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अगली पहल है हमारी उत्सव परिसर की। उत्सव परिसर अशोटी के पास 4-5 परिवारों ने मिलके एक स्थली निश्चित करी है, और वहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो इकट्ठे जिएंगे, अध्ययन करेंगे और साथ में उत्पादन का काम करेंगे। इसके लिए मैं धीरेन्द्र भैया को आमंत्रित करती हूँ। धीरेन्द्र भैया मूलतः जबलपुर के हैं। इनकी ये कहानी मुझे थोड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने ऐड कर दी।
कि वो अपने बच्चों को अभिभावक विद्यालय पढ़ाने के लिए भेजा था उन्होंने, और जब उन्होंने कुछ समय में बच्चों के व्यवहार में चेंज देखा तो उनको जिज्ञासा हुई कि ये क्या दर्शन है जिसको मैं जाके सुनूं। तो उसी सिलसिले में फिर उन्होंने शिविर किया, परिचय शिविर किया, अध्ययन शिविर किया, और अब जीने में इसको पूरा उतारने में एकदम लगे हैं। भैया आगे शेयर कर सकते हैं। आदरणीय बाबा जी को नमन, सभी को नमस्ते। मैं दिग्विजय जबलपुर से हूँ। मैं विद्या से जुड़ने बच्चों की शिक्षा के लिए हुआ था। अभी पिछले 3 वर्ष से मैं अछोटी के पास कुमारी में रह रहा हूँ। पिछले 3 वर्ष में मैंने 1 वर्ष में अध्ययन शिविर किया और 1 साल अछोटी में ही अध्ययन अभ्यास के लिए भागीदारी की संस्थान में, और फिर 1 साल बाद मैं शिक्षा केंद्र अछोटी में भागीदारी की। इसको अभी वर्तमान में मतलब जो विनिमय केंद्र एक भिलाई में चालू किया है, उसकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी में हूँ। अध्ययन अभ्यास में भागीदारी करते हुए स्वयं में विश्वास बढ़ा और ऐसे जीने की निष्ठा बढ़ी। इस क्रम में हम 4 परिवारों का एक साथ रहना, 5वें आयाम में भागीदारी पूर्वक समाधान समृद्धि पाने का कार्यक्रम है। हमारे केंद्र का नाम उत्सव परिसर अभिदय केंद्र क्रमांक 5 है। इसकी पहल प्रारंभ 1 फरवरी 2019 से हुई थी। इसको जैसे हम लोग 4 भागों में, मेरे पास इसका स्क्रिप्ट आया था कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, उपलब्धि क्या है और इसमें अभी क्या गतिविधियां चल रही हैं। तो मैं चारों पॉइंट पे थोड़ी शेयरिंग करना चाहता हूँ। तो हमारा उद्देश्य जो है इसका, परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के 5वें आयाम में भागीदारी पूर्वक जीना तथा उत्पादन कार्य को शिक्षा की वस्तु बना पाना। हमारा अभी गतिविधियों में जो चल रहा है, तो अभी वर्तमान में हम 4 परिवार एक परिसर में लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में मिलकर अलग अलग भवन निर्माण कार्य कर रहे हैं, और एक 1800 स्क्वायर फीट में उत्पादन कार्यशाला का निर्माण हो चुका है, जिसमें सभी परिवार अपना अपना उत्पादन करते हैं। उत्पादन में अभी कच्ची घानी का तेल, चावल, साबुन, केश तेल, सूजी, आटा, दलिया आदि। सभी परिवार समूह स्तर पर एक विनिमय केंद्र की शुरुआत कड़ी में हुई है। पहले से ही ऑलरेडी मतलब समृद्धि भिलाई में एक उत्पादन विनिमय केंद्र चल रहा था, उसी की कड़ी में हम लोगों ने एक भिलाई में और उत्पादन विनिमय केंद्र डाला है। भिलाई जिसमें अछोटी, हीना, बेमित्रा, कुमारी व रायपुर के परिवारों द्वारा उत्पादित सामग्री का विक्रय विनिमय केंद्र में होता है। इसका जो विक्रय है वो हम लोग अभी 2 तरह से कर रहे हैं। एक तो विनिमय केंद्र के द्वारा और स्टॉल लगाकर, जैसे कहीं कॉलोनीज में बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं उसमें स्टॉल लगाकर कर रहे हैं। उत्पादक परिवार की माय में एक बार बैठक होती है जिसमें आय व्यय को रखा जाता है तथा विक्रय की राशि का वितरण किया जाता है तथा आगामी योजना पर चर्चा होती है। निष्कर्ष के रूप में भी हम देख पाए कि परिवार का स्वावलंबन परिवार स्तर पर हो तथा विक्रय परिवार समूह स्तर पर हो। प्रत्येक परिवार अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाता है तो तालमेल बना रहता है। आपस में प्रत्येक परिवार पर पारदर्शिता का होना आवश्यक है, नियमित गोष्ठी का होना आवश्यक है, जिससे सहजता और पारदर्शिता बढ़ती है। उपलब्धि के रूप में देखें तो वर्तमान में हम लोगों के बीच में अच्छा तालमेल बना हुआ है। बच्चे भी अपनेपन के साथ खुशहाली पूर्वक रह पाते हैं, अपने पढ़ाई की दूरी कम हो रही है। हम तीनों परिवार अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए प्रसन्न हैं। कार्य योजना है जो हमारी आगे की, तो अछोटी, हीना, बेमित्रा, रायपुर के अध्ययनशील परिवारों का स्वावलंबन हो पाए, इस हेतु विनिमय केंद्र का संचालन किया जा रहा है। आगामी समय में एक बड़ी बैठक आयोजित कर देश भर के अध्ययनशील परिवारों का उत्पादन विनिमय योजना में जोड़ने का कार्यक्रम है। इस पूरे कार्यक्रम में अभिदय संस्थान, अछोटी, हीना, ढौर, रायपुर, बेमित्रा, अमरकंटक के सभी आदरणीय भाई जी बहन जी का भरपूर स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग हमें मिलता रहा है। इस योजना में आप सभी का मार्गदर्शन एवं सुझाव की अपेक्षा है। बस इतना ही अभी हमारी तरफ से। बहुत बढ़िया भैया, और एकदम ऑन टाइम, घंटी एकदम। आगे चलते हैं। अगली पहल है स्वावलंबन में प्रयास, जिसके लिए बालमुकुंद मीना भैया, जो कि उनको मैं बुलाऊंगी। उनकी बालमुकुंद भैया राजस्थान से हैं और IIT कानपुर से BTech किए हैं। करीब 12-13 साल से दर्शन से जुड़े हुए हैं, बहुत सीरियसनेस और बहुत निष्ठा के साथ।
ये और इनकी पत्नी विधि विधि दीदी कुछ सालों से अभ्युदय संस्थान अछोटी में रह रहे हैं और वहाँ पे जो 6 महीने के अध्ययन शिविर चल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी इन्होंने ली हुई है वहाँ के पठन अध्ययन की। बात भैया तो स्वावलंबन के लिए बोलने को मुझे कहा है। तो हमने जब हमारी शादी हुई 2012 में विधि की, तो हमने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी स्वावलंबन के लिए क्या करें, आहार आवास अलंकार दूर मंदूर समूर में से क्या करें। तो बाबा जी बोले सभी करो, सभी कर सकते हैं। तो फिर हमने पूछा शुरुआत कहाँ से करें, तो बाबा जी बोले शुरुआत आहार से करो। तो उसमें फिर हमने और शुरुआत सोचा कि भाई आहार का उत्पादन से पहले हमको आहार मतलब घर पे बनाना चाहिए ठीक से। अगर हम घर पे ठीक से आहार बना नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, मतलब बनाकर खा नहीं पा रहे हैं, उत्पादन कहाँ से करेंगे। तो ऐसा करके हमने 2012 से ऐसा तय किया कि पहले हम इसमें घर पे बनाने में पारंगत हो जाएंगे। और हमारा शुरू से लक्ष्य ये था कि इसको समझने को ही ज़्यादा समय रखना है और समझने को ही ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद एक और निष्कर्ष ऐसा बना कि 2014 में मैं रीवा में आईटी कोचिंग पढ़ा था। उस समय मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी अभी मैं उत्पादन करना चाहता हूँ तो मुझे करना चाहिए। तो उस समय बाबा जी बोले कि नहीं अभी मत करो। मैंने कहा नहीं बाबा जी कैसे मैं कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ तो क्यों नहीं करूँ। तो बोले मैं कर नहीं सकते इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कर नहीं पाओगे इसलिए बोल रहा हूँ। ये स्वयं मुझे समझ नहीं आया, बहुत बाद में समझ में आया। फिर हम छोटी में आ गए 2014 में। फिर वहाँ पर जो भी शिक्षा वाला कार्यक्रम था उसमें से अच्छे से लगे और उसके बाद हमारा फोकस शुरू से यही रहा कि इसी को ही ज़्यादा समय देना है। और उसके साथ में फिर बाबा जी की एज भी हो रही थी तो उनके सेवा में काफ़ी सारा समय लगा है। तो उत्पादन के लिए फिर से एक फेज आया कि 2016 में हमने अब उत्पादन में जाना है ठीक से, ऐसा हमने सोचा। तो हमने फिर शुरुआत एक्चुअल में कुछ, क्योंकि मैं थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, विधि भी इंजीनियरिंग है, तो हमने थोड़ा इस तरफ से शुरुआत की है प्रयोग करने। बहुत सारे प्रयोग किए उसमें, दुर्ग मंदूर सवर्ण अलंकार आवास इसमें प्रयोग किए। उसके बाद जो है हमने ये देखा कि फाइनली हम वो एक लंबी कहानी और घूम फिर के हम आहार पे ही सेटल हुए वापस में आके कि आहार वाला काम भी करना ठीक है, क्योंकि वो पूरी एक लोकल व्यवस्था से जुड़ जाता है। हमको वहाँ पर मतलब बहुत सारे परिवार है, उनसे सामान भी ले सकते हैं और एक पूरा सेटअप, अछोटी का सेटअप पूरा आहार वाले उत्पादन के लिए बना हुआ है। तो इस क्रम में तो मुझे ये भी समझ में आया कि बाबा जी ने 2014 में जो कहा था कि भाई क्यों नहीं कर पाओगे, तो कि इसके लिए एक व्यवस्था की जरूरत है, ऐसा भी लगा इसमें, एक सामाजिकता की जरूरत है। तो जो दर्शन में सूत्र है कि सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से अर्थ और पारिजन प्रयोग। और फिर एक मेरा ऐसा भी एक्सपीरियंस था कि भाई 2011-12 में पंजाब में बहुत सारा जीवन विद्या का प्रचार कर रहा था। तो उस समय मेरा एक लर्निंग बना था कि इसको अगर हम खुद स्वावलंबन पूर्वक नहीं जी रहे हैं तो हम इस शिक्षा में जो इसको ले जा रहे हैं, इसको फैला रहे हैं तो पूरा नहीं पड़ेगा। उस समय मैं जैसे जॉब कर रहा था, सरकार से एक प्रोजेक्ट था मेरे पास में, मैं स्टूडेंट लोग को मोटिवेट कर रहा था, स्वावलंबन के लिए खड़े हो जाओ, हमारा पूरा पेमेंट आपके लिए दिया जाएगा, आप पूरा करो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो उनका इस तरह से रेस्पॉन्स आता था कि ऐसा करो आप करने लग जाओ और आप अपना नौकरी हमको दे दो। तो मुझे लगा बात तो ठीक बोल रहे। तो फिर जब 2017 में 6 महीने शिविर की हमको जिम्मेदारी मिलने लगी तो वो एक तरह से अनिवार्यता से बन गया। हमको लगा कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कुछ इस रूप में, कुछ सफल रूप में दिख नहीं रहे हैं, हम 6 महीने का शिविर लेंगे तो वो तो बहुत प्रेशर आ जाएगा हमारे ऊपर, है ना। मतलब एक अंदर से प्रेशर आ जाएगा कि हम उनको समझा रहे हैं, हम खुद कर नहीं सकते, ऐसा जी नहीं सकते। तो फिर मुझे एक और अभ्यास दर्शन में जो एक सूत्र है कि उत्पादन जो है उसके लिए आवश्यकता, अवसर, अनिवार्यता, क्षमता और व्यवस्था, ऐसे 4-5 शब्द हैं कि ये सारे होने के बाद ही उत्पादन हो पाता है। तो मुझे लगा कि 6 महीने का शिविर आया तो अनिवार्यता की तरह से आया हो कि हम तो करना ही है। और उसी के साथ ये सारा चीज जुड़ के हम लोग फिर पिछले 1 साल से बेकरी का काम कर रहे हैं। उसमें फिर अभी काफ़ी अच्छे से चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है फिर एक एक्सपीरियंस काफ़ी सारा लंबा सा रहा है। तो उसमें फिर जो सबसे लास्ट वाला बिंदु व्यवस्था वाला, वो मुझे फिर अच्छे से स्ट्राइक हुआ है कि ये जो पूरा एक सामाजिकता जो बनी हुई है रायपुर में, पूरा जो अछोटी संस्थान और पूरा जो एक इतना सारा बाबा जी का काम और हमारे इतने सारे बड़े लोग, भाई लोग जो बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही उदार हैं, ये सारा एक वातावरण मिलके और फिर हमारी ओर से आवश्यकता और हमारी ओर से जो भी निष्ठा है, ये सारा मिलके ही कोई चीज़ हो पाया है। ये सारा अभी मुझे अच्छे से दिखाई देता है। तो इस सबको मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, हम दोनों बहुत ही कृतज्ञ हैं कि
सारे के साथ मिलकर हम थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रयास कर पा रहे हैं। ठीक। भैया और विधि ने जितना भी और काम किया है बेकरी को लेके, उसके बारे में भी लोग उनसे और अच्छे से जानेंगे तो पता चलेगा कि भैया ने बहुत अच्छे से रिसर्च करी हुई है कि क्या कितना कैसे करना है। अगली प्रस्तुति है असम उड़ीसा के ग्रुप की। असम अगली प्रस्तुति असम से डब्लू भैया की है और डब्लू भैया अभी आए हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी उनके बारे में, मेरे ख्याल भैया खुद ही ब्रीफ दे देंगे। अच्छा, डब्लू भैया उड़ीसा से हैं, इनके उत्कल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और तेजपुर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। 2015 से विद्या से जुड़े हैं और पठन में लगे हुए हैं अभी। भैया आदरणीय बाबा जी का नमस्ते। जागृति के पथ पर चलने वाले सभी प्रबुद्ध जीवनों को जागृति के अभिलाषी एक जीवन का बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा। मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ 16 जुलाई 2015 जो मैं बिजनौर में था। ऐसा बैठे हैं और ये अजय भाई का क्लास था और हम दिल्ली में आए थे किसी सिलसिले में और विजय भाई हमको लेके आए थे बिजनौर में। तो मैं देखा कि कोई भी चीज़ को मैं स्टेटमेंट को काट नहीं पा रहा था और उनका जो पहला स्टेटमेंट था कि आज जनरली हम लोग सब कॉन्फ्रेंस करते हैं या सेमिनार करते हैं, हमेशा बात शुरू होता है कि सौभाग्य से। आज सौभाग्य है कि हम लोग सब बैठ के बात कर रहे हैं। तो भैया का ये था स्टेटमेंट कि ये हम लोग का लिए सोचने की बात है कि आज हम ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जीना कैसे है। अब तक वो आया नहीं है तो मैं पहले सोचने लगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विद्या के बारे में पूरा स्पष्ट चीज़ नहीं था तब। तो फिर धीरे से उसके पहले भी मैं सोमैया का क्लास वगैरह देखता था और मैं यही पाता था कि बहुत अच्छा मोटिवेटिंग स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं कि, लेकिन मेरा फ्रेंड बोले कि बार बार देखना, कम से कम 4-5 बार। तो ऐसा होते होते फिर लगा कि नहीं, एक बार तो बैठा जाए शिविर में। तो फिर वही चांस नहीं मिल पा रहा था तो बिजनौर में वो 2015 में वो अपना घटित हुआ। उसके बाद फिर मैं सोचा कि मेरे जो फ्रेंड्स से सभी को उनको बताऊं कि थोड़ा वेरीफाई किया जाए क्या चीज़ क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो डिस्कशन के थ्रू से आता है लेकिन हमारे ऊपर उनका नहीं आ पाता था, क्योंकि वो बोलते थे कि ये तो हर जगह में जाते हैं और कुछ ना कुछ दूसरा नया चीज़ कुछ लेके आते हैं। तो ये कस्माकस में कोई बार वो छूट जाता है, फिर डिस्कशन फिर नहीं हो पाता है। लेकिन अभी ये बना है कि स्थिति बनी है कि वहाँ आसाम में हम लोग कुछ आधा परिवार जैसा स्वीकृति के साथ शुरू किए हैं कि पाठन हो रहा है, गोष्ठी हो रही है और हम लोग बैठ पा रहे हैं कि मंथली, जैसे कि अनिमा दीदी बता रही थी, तो वहाँ शिविर का भी आयोजन हो गया जिसमें श्रवण भैया का भी आगमन हुआ। तो धीरे से मैं अपने आप को पाया कि हमारे साथ एक्चुअली रिजू भैया हैं। रिजू भाई खड़े हो सकते हैं और सभी देख लें। हम ये सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी लेवल में जब होते हैं तो सभी फैकल्टी हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, बहुत गैप सा है और इवन फैकल्टी भी जो होते हैं वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं और बहुत फॉर्मल मीटिंग, और मुझे फॉर्मल मीटिंग लाइफ में बहुत पसंद नहीं आता है। और जैसे कि इनफॉर्मली जब मिलते हैं तो बहुत नेचुरल चीज़ होता है और फॉर्मली जब वो बात करते हैं तो फिर बहुत मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरा स्टैंड स्टिल रोबोटिक्स जैसा पूरा बिहेव करना है, वो सब ठीक नहीं लगता था बचपन से। तो अभी मैं प्लान स्पीच नहीं है, खाली क्योंकि परिप्रेक्ष्य में बोलना है असम के बारे में। तो हम लोग क्या किए कि वहाँ जो कुछ फैकल्टी है हमारे आसपास है,
एक भाई मतलब बता रहे थे कि समाज उसको कहते हैं जिसमें पड़ोसी के बारे में भी ध्यान रखा जाए। तो हम ये सोच रहे थे कि आपस में बात कैसे किया जाए, अपार्ट फ्रॉम जो एकेडमिक से बात हो रहा है। तो हम ये सोचने लगे कि पहला तो हेल्थ के बारे में सभी का कॉन्शियसनेस है, और हल्दी एक ऐसा चीज़ है जो सबको चाहिए। तो नीचे वाला जो चीज़ है, हम लोग का लैंड कुछ है, तो वहाँ हम लोगों ने शुरू किया और सब क्रेडिट रिजो भाई का जाता है। तो फिर हम लोगों ने फिर वो बांटना शुरू किया, मतलब आप जितने भी सब आसपास के, ताकि सभी क्लोज आए और आपस में फिर बातचीत करना शुरू करें। नहीं तो सब पूरा से सुबह से शाम तक सभी अपना अपना ड्यूटी करते, फिर घर में आके छुप जाते। ये हो रहा था। तो ये होने के बाद फिर देखा थोड़ा सा कुछ वो जो लुब्रिकेटिंग जैसे कुछ एलिमेंट कुछ बना, तो उससे फिर बातचीत होना शुरू हुआ है। और धीरे धीरे ये जब मैं ये छुट्टी पे लेके आया था, ये कैंपस न्यूज़ बन गया है, मैं सुना। और सभी आश्चर्य कर रहे थे कि अभी भी आपको किस लिए चाह रहे हो, कुछ रिसोर्स पर्सन बनने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। मैं बोला रिसोर्स पर्सन नहीं, आई में लर्नर। तो बोलते कि हाँ, ऐसे तो फिलोसफी में कहते हैं कि टिल डेथ सभी तो लर्नर ही होते हैं। मैं बोला कि नहीं, ऐसे में अपने लिए लर्न करने की कोशिश में जी। तो अभी हम लोग 3-4 फैमिली वहाँ आपस में बातचीत करते हैं और गोष्ठियाँ होती है, और कुछ तर्क चीज़ें भी कुछ आता है बीच बीच में। फिर अभी ये हुआ है कि हम लोग कोई अगर बोल रहा है तो उसको सुनना है। तो इस विधि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अध्ययन के लिए सभी का अभी आ रहा है कि हम लोग अध्ययन करें आगे चलकर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया। अगली प्रस्तुति उड़ीसा से है, और इसको विश्वजीत भैया हमारे साथ रखेंगे। उड़ीसा में भी कुछ काम शुरू हुआ है, उसको लेके भैया हमसे शेयर करेंगे। विश्वजीत भैया ने 2017 अप्रैल में रायपुर में अपना पहला शिविर किया है, और दर्शन के प्रति दर्शन को समझने के प्रति पूरी निष्ठा है। सभी को नमस्ते, आदरणीय बाबा को प्रणाम। और मुझे लगता है कि हम एक ही परिवार हैं, सामूहिक परिवार हैं, और जो जुड़ रहा है वो उनको भी धन्यवाद। तो मैं पहले आभारी रहूँगा डमरू भैया का, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है जिन्होंने, और मेरे सब कुछ इसमें सपोर्ट है, मदद कर रहे हैं। और उसके बाद उड़ीसा से अभी जैसे 3 फैमिली जुड़े हुए हैं, लेकिन इंदौर में भी पहले मैंने सुना 3 फैमिली हैं इंदौर में भी, इंदौर से भी। तो अभी हम लोग के यहाँ से 3 परिवार और सिंगल 2 तो यहाँ आए हुए हैं सर। तो पिछले जो मैं 2018 को युवा सम्मेलन में जुड़ा हुआ था, तो उससे मुझे ज़्यादा प्रेरणा मिली। और जैसे कि मैंने देखा यहाँ साधन भैया को, अम्मा दीदी को, सबको जैसा एक परिवार के जैसे रहते हैं। और तो इसीलिए अभी जैसे हम लोग का एक साल में यहाँ जाने के बाद 12 गोष्ठियाँ हुई, और उसमें स्वाभाविकता से हुई है, और उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, सूचना मिल रहा है। अभी हमारा लक्ष्य ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शिविर अटेंड किया जाए। जब समझ होता है तभी, सूचना से समझ होता है तभी जीना बनता है। तो अभी सूचना और समझ के प्रयास कर रहे हैं, जारी है। और उसके बाद हम 2-3 महीने में अध्ययन शुरू करेंगे, ये प्लानिंग है। और यही बस। बहुत बढ़िया भैया, और मैंने तो अंडर टाइम अपना बिजनेस किया, बहुत बढ़िया, एवरेज आउट हो जाएगा इवेंचुअली। अगली प्रस्तुति है अध्ययन शिविर की एक पहल। नीति जी 97-98 से विद्या से जुड़ी हुई हैं, और बाबा जी के साथ में इन्होंने काफ़ी समय बिताया है दर्शन को समझने के लिए। विद्यालय में इनकी भागीदारी रही है। आगे मैं दीदी से कहूँगी कि वो शेयरिंग करें। नमस्कार सभी को। बाबा जी, माता जी, अम्बा दीदी और पूरे परिवार को नमन। बाबा जी ने अमरकंटक के बाद मुझे जैसा दिखा 97-98 के बाद रायपुर में बहुत समय दिया, और हम लोगों को अध्ययन भी कराया, हमारे शिविर भी दिए, और हम लोगों को मोटिवेट किया 2-2 घंटे के शिविर लेने के लिए। और बाद में अध्ययन
कि उन्होंने क्लस्टर बनाते थे कि जिस एरिया में हैं तो आप 2 जन मिलके अध्ययन करिए। वैसा करते करते कब 2011 में एक रूपरेखा बनी और विद्यालय शुरू हुआ, और उसके बाद में ये आया कि 2013 में 6 महीने के अध्ययन का प्रारूप निकला और अनीता बहन जी लोग उस पहले अध्ययन में गए और हम लोग कुछ विद्यालय संभालने में लगे। 2014 में अध्ययन हम लोग करने गए, पर उसके बाद लगा कि कुछ कमी तो थी। तो रायपुर जबकि सबसे एक्टिव, रायपुर छोटी सबसे एक्टिव है, तो नया क्या हुआ यहाँ पे अध्ययन में? नया ये हुआ कि कुछ मेरी शारीरिक परिस्थितियाँ और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे विद्यालय जाना छोड़ना पड़ा और वहाँ की सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी मैं पूरी कर पाई। और उस बीच ऐसा लगा कि ये परिवार में इतना द्वंद्व और इतनी अव्यवस्था, उसके बीच फिर से अध्ययन और अपनी उपयोगिता कुछ करनी पड़ेगी। तो बाबा जी को मैंने देखा था कि वो अगर एक व्यक्ति भी उनके पास बैठता था तो वो उसको पूरी शिद्दत से समझाने की प्रयास करते थे, प्रस्ताव को रखते थे, और हम जैसे, मुझ जैसे बहुत सारे 20-25 लोगों को उन्होंने अपने 20-20 साल तो दिए होंगे। और ऐसा नियति सहज संयोग हुआ कि अछोटी में 2015 या कभी में मुझे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 2nd ईयर के बच्चों का वर्कशॉप लेना पड़ा, और वहां से ये वातावरण बना कि हमको रायपुर में शिविर की सुविधा चाहिए, अध्ययन शिविर की। और ये होते होते 2016 से घर में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ये अध्ययन शुरू हुआ 2016 में। तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स थे, वहाँ से ये क्रम चला। दूसरे साल में यूथ भी रहे, उसमें से तारकेश बेटा, विकास बेटा यहाँ बैठे हुए हैं, ये लगातार तीसरे अध्ययन में है विकास बेटा। यूथ रहा और ये देख पाई मैं अपने भीतर में कि जितना मैं अध्ययन कर पाती थी, बाबा कहते थे कि ये एक बार का काम नहीं है, 3, 4, 5 कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए अध्ययन। और उसमें मैं अपनी स्थिति गति को सुधरते हुए, सामंजस्य को, और जो मैं दूसरों से प्रभावित हो जाती थी, दखल देती थी, वो सब खत्म होते गया, देखती गई, और मेरी खुशहाली निरंतरता में आती रही। इस बीच ये भी हुआ कि अनीता बहन जी, अनीता शाह बहन जी, इनके यहाँ भी इनकी जेठानी बीमार रही और ये विद्यालय घर से बैठ के ही हम कोशिश करते थे कि हम विद्यालय की गतिविधियों को संभाल सके। और अनीता बहन जी ने भी एक नया प्रयोग किया कि उन्होंने घर में अध्ययन शुरू किया। उनको भी ये लग रहा था कि अध्ययन की आवश्यकता उन्हें भी है, और विद्यालय को देखते हुए, विद्यालय में अध्यापिकाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए अनीता बहन जी ने अपने घर में महिलाओं पे विशेष शिविर महीने में 15 दिन शुरू किए, जिसमें उन्होंने ये रहा कि पिछले साल 10 महिलाओं में से 6 महिलाएं निकल के आई विद्यालय में पढ़ाने के लिए। तो ये हमारा सर्कुलेशन बना जिसमें हम विद्यालय को स्टैंड कर पाए, आने वाले 80-100 साल के लिए योजनाएं बना के नई पीढ़ी को आगे ला पाए। ये इस योजना के तहत, क्योंकि हर कोई जो रायपुर में होता था वो अछोटी नहीं जा पाता था, महिलाएं अपने घर परिवार को भी संभालती थीं, तो ये अनुकूलता रायपुर में अब 2 जगह पे अनीता बहन जी के यहाँ और मेरे यहाँ हो रही हैं लगातार। तो ये बस बताना चाह रही थी नवीन पहल में कि अपने घर में रह के विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल अध्ययन के माध्यम से बनाया जा सकता है। नमस्कार। हमारे अगले स्पीकर AICTE, हमारा अगला जो नवीन पहल का जो अगला पहल है वो AICTE के बारे में है। AICTE के स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत जो देश भर में फैकल्टी को UHP में ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम चला है, ये उसके बारे में है। इसके लिए मैं जयपुर से योगेश भैया को इनवाइट करती हूँ। योगेश भैया पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में HOD हैं। इनका जीवन विद्या से जुड़ना IIT BHU में हुआ।
तब से अब तक कई परिचय शिविर गोष्ठियों में भागीदारी की और अछौटी में 1 साल का अध्ययन शिविर भी किया। उसके बाद से उच्च शिक्षा में मध्यस्थ दर्शन पर आधारित प्रयोग में राजीव सांगल जी के निर्देशन में काम करते रहे हैं। भैया AICTE के इंडक्शन प्रोग्राम की राष्ट्रीय समिति के सक्रिय सदस्य हैं। 6 महीने तक एक्टिंग कन्वीनर थे। भैया अब हमारे साथ AICTE में होने वाले कुछ जो गतिविधियां रही हैं पिछले कुछ साल में उसको शेयर करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा परिचय तो दीदी ने दे दिया है और जो उच्च शिक्षा में मानवीयकरण के नाम पर जो एक प्रयास हुआ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जो कि मध्य दर्शन पर आधारित है, इसको संक्षिप्त रूप में रखने के लिए, कम समय में रखने के लिए मैंने स्लाइड्स का सहारा लिया है, जो कि नॉर्मली इंजीनियरिंग टीचर्स लेते हैं कि कम समय में अगर ज़्यादा सूचना ट्रांसफर करनी है तो स्लाइड्स का सहारा लेना ही पड़ता है। तो स्लाइड्स में देख नहीं पा रहा हूँ तो थोड़ा इधर आके खड़ा होऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ और स्लाइड्स पे क्या चल रहा है। तो जो मुख्य जो आउटलाइंस हैं, नीचे से मुझे लगता है ठीक नहीं होने का, कोई बात नहीं, मैं बताता जाता हूं। तो रूपरेखा के रूप में बात करें तो मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पे मैं बात करने वाला हूं कि इंडक्शन प्रोग्राम की भूमिका क्या रही है, इंडक्शन प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें इंजीनियरिंग एजुकेशन में, और इसको लेकर के AICTE ने किस तरह से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर UHV की ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज किया और इनमें कितने लोगों ने अब तक भागीदारी की है। इसके बाद जो है पॉइंट है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन जो कमेटी बनी फर्स्ट टाइम, उसमें कौन कौन लोग थे और उसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर्स जो अपॉइंट किए गए UHV की ट्रेनिंग के लिए, उनका क्या रोल रहा और वो कितने लोग हैं, सब लिस्ट हो जाए। इसलिए मैंने जो है स्लाइड का सहारा लिया है क्योंकि सारे लोगों के नाम बोलना मुझे लगता है कि इतने कम समय में पॉसिबल नहीं था। तो भूमिका पर आते हैं। भूमिका पर जो है राजीव संगल जी जो है 2013 से IIT BHU में निर्देशक का कार्यभार किए। उसके बाद से जो है UHV रिलेटेड जो भी एक्टिविटी IIIT हैदराबाद में वो करते रहे थे, उनको उन्होंने वहाँ कंटिन्यू किया और 2016 में इस UHV की एक्टिविटी ने फॉर्म लिया स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। तो 2016 में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम फर्स्ट टाइम IIT BHU के अंदर जो है प्लान होने के बाद 2016 में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद इस प्रेजेंटेशन को IIT की काउंसिल में जब राजीव सर की तरफ से रखा गया तो ये ज्यादातर IITs में ये हुआ कि इसको जो है IITs में भी कंपलसरी फॉर्म में करना चाहिए। IIT काउंसिल में जब ये प्रेजेंटेशन हुआ और उसके तुरंत बाद ही IIT पटना, IIT खड़गपुर, IIT तिरुपति और IIT जोधपुर के डायरेक्टर लोग उस मीटिंग में थे और उन्होंने तुरंत ही प्रदीप सर शायद उस समय मीटिंग में थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं करेक्ट ना हूँ तो इसको रिमूव करना। तो इसके तुरंत बाद ही प्रदीप सर और सोम भैया का शिविर हुआ। ये 4 IITs के बीच में 3 दिवसीय और 5 दिवसीय शिविर की प्लानिंग हुई। इसके साथ में ही टिक्यूब के कॉलेजों के साथ जो मीटिंग हुई उसमें 180 कॉलेज हैं टिक्यूब के, उसमें MHRD के भी कुछ लोग आए थे। तो ये कंबाइंडली डिसीजन हुआ कि MHRD और टिक्यूब के कॉलेजों में भी इंडक्शन प्रोग्राम में जो UHV है उसको लागू किया जाए। और जनवरी 2018 में AICTE के मॉडल करिकुलम को जब निकाला गया तो उसमें स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम को मैंडेटरी एक्टिविटी के रूप में शामिल किया गया। जनवरी 2018 में मॉडल करिकुलम आने के बाद AICTE ने इसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया, जिसकी जानकारी मैं नीचे रखूंगा आगे वाले स्लाइड्स में। और इसके लिए ट्रेनिंग जुलाई 2018 से अपनी FDPs के नाम से हुई, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से। मुख्य रूप से जो भागीदारी रही, जिन लोगों ने इन शिविरों का संचालन किया वो जीवन विद्या के प्रबोधक थे और अध्ययन शिविरों में जो भागीदारी कर रहे थे उन लोगों ने इन प्रोग्राम्स में UHV यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कंपोनेंट को डिलीवर करने की जिम्मेदारी ली।
नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम है क्या, इंडक्शन प्रोग्राम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो इंडक्शन प्रोग्राम की आवश्यकता बेसिकली छात्रों को ध्यान में रखते हुए इंडक्शन प्रोग्राम का मॉड्यूल डिजाइन हुआ। अगर हम इंजीनियरिंग एजुकेशन में आने वाले छात्रों को देखते हैं तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, घर से बाहर पहली बार आए होते हैं, तो एक तो उन्हें इंजीनियरिंग एजुकेशन की क्लैरिटी नहीं होती ज्यादातर स्टूडेंट्स को, तो एक तो भविष्य को लेकर के उनको एक भविष्य की चिंता टाइप से रहती है, स्ट्रेस रहती है उनको। दूसरा अपनी इच्छाओं को लेकर के अनश्योर हैं और कंफ्यूजन है इन सारी चीजों को लेकर के। टीचर के साथ उनका जो संबंध है, अवेयरनेस, टीचर के साथ जो रिलेशनशिप्स है वो कमजोर होती है। टीचर से पहली बार कॉलेज में आते हैं तो बात करने में संकोच करते हैं, और इस दौरान जो है कुछ ग्रुप्स में ऐसा होता है कि आपस में ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो इस तरह से वायलेंस और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया कि इवन फर्स्ट ईयर के 2-3 महीने के शुरुआत में ही कुछ बच्चे सुसाइड तक, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक तरह से स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का मॉडल तैयार किया गया। इस इंडक्शन प्रोग्राम के मॉडल में मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा क्योंकि मैंने काफी टाइम ले लिया है। तो इंडक्शन प्रोग्राम के मॉडल में और आगे चलेंगे भैया, और आगे चलेंगे। तो इंडक्शन प्रोग्राम के मॉडल में मुख्य रूप से जो है वेलकम टू द इंस्टीट्यूशन, फिजिकल एजुकेशन, क्रिएटिव आर्ट्स, लिटरेचर, वोकल, ये सारी एक्टिविटीज जो इंस्टीट्यूट पहले से अपने यहाँ कराते रहे थे। एडिशनली जो ऐड किया गया ग्रुप डिस्कशन ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जो यूएचपी के ऊपर जो डिस्कशन है, जिसमें इस डिस्कशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में किया गया। एक फैकल्टी 20 छात्र, इस तरह से प्लानिंग की गई। आगे चलेंगे और आगे आएंगे ना। तो ये सारी चीजें प्लान होने के बाद जो है हुआ कि अब एआईसीटी में, और आगे आ जाइए, समय काफी ले लिया मैंने, संख्या पर आता हूं। एआईसीटी इसके ऊपर भैया आप 1-2 मिनट और ले लीजिए। अच्छा ले सकते हैं, ठीक। हाँ, तो एआईसीटी में जो प्लान किया गया जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम को, उसमें बेसिकली जो जिम्मेदारी थी कि इसमें जो एक कंपोनेंट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इसको डिलीवर करने के लिए टीचर्स को कैसे तैयार किया जाए। तो इन टीचर्स को तैयार करने के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज बेस्ड ऑन मध्य दर्शन, इस कंटेंट का सहारा लिया गया। और जो प्रबोधक थे अपने मध्य दर्शन के जो अध्ययन में लगे हुए थे, उन लोगों ने मुख्य रूप से भागीदारी दी। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे भैया, तो मैं ठीक ऊपर, यहाँ से ठीक से पता नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे जाइए। हाँ, तो इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि एफडीपीज जो प्लान हुए L0, L1, L2, L3 इसी तरह से लिखा हुआ है क्या भैया? हाँ, तो L0 का मतलब है कि 3 दिवसीय प्रोग्राम जो मसौदा तैयार हुआ कि हम इंडक्शन प्रोग्राम होता क्या है, इसके बारे में बता पाए और इसमें यूएचबी का क्या रोल है, इसकी जानकारी को प्लेस कर पाए। इस उद्देश्य के साथ से 3 दिवसीय प्रोग्राम तैयार किए गए। इसके बाद जो है जो लोग 3 दिवसीय प्रोग्राम कर लेते थे, उनके लिए नेक्स्ट लेवल, ये लेवल बाय लेवल था, स्किप करके नहीं था। L0 के बाद ही हम L1 के लिए इनवाइट करते थे, ये हमने खाका तैयार किया था। तो L0 करके जो लोग आते थे उनको जो है 7 दिन के लिए, 7 दिन के प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया जाता था। और उनसे उस 7 दिन के प्रोग्राम के बाद अपेक्षा ये रहती थी कि जो भी फैकल्टी मेंबर 7 दिन अटेंड करके जा रहे हैं, वो अपने यहाँ पर स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में यूएचबी के कंपोनेंट को ठीक से रख पाएंगे। ठीक, इसके बाद जो है L0, L1 के बाद हमारी जो आगे की तैयारी थी, जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, L2 वर्कशॉप की प्लानिंग थी कि L2 वर्कशॉप हमारे मिनिमम 3 या 4 वीक के थोड़े डीपर अध्ययन टाइप के शिविर को ऑर्गेनाइज किया जाए। और उसके बाद L3 में 6 मंथ प्रोग्राम, जिसमें हम प्रबोधकों की तैयारी जैसे हम छोटी वगैरह में कराते हैं, उसी तरह से ये कार्यक्रम टीचर्स में ट्रांसफर कर पाए। ये सारी चीजें थी। इनमें जो एग्जीक्यूट हुआ है समर 2018 से अब तक, L0 वर्कशॉप जो है हमारे 10,000 फैकल्टी मेंबर के लिए एआईसीटी ने ऑर्गेनाइज किए। L1 वर्कशॉप करीब ये 2000 फैकल्टी मेंबर के लिए ऑर्गेनाइज किए गए।
और जो मैंने संख्या लिखी है L1.1.B, इसका मतलब है कि ये ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने डायरेक्टली 70 में पार्टिसिपेट किया। इस तरह के वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या करीब 2000 रही। तो इस तरह से हमारी जुलाई 2018 के बाद से अब तक जो संख्या है वो स्थिति ये रही है। अभी आगे वाली स्लाइड पे ग्राफ देखेंगे आप, तो जो ग्रीन कलर में दिखा है, पहली वाली लाइन L0 लिखा हुआ है 2018 में जो एक साल में जो काम हुआ, पहली वाली लाइन। दूसरा वाला जो ग्रीन कलर की बार है वो हमारा 2019 जो लिखा हुआ है L0, यानी 3 दिन के जो वर्कशॉप हैं उनमें मई 2019 से 2019 जो लिखा है यानी मई 2019, और मई 2019 के पूरा पहले का डेटा 2018 में काउंट है। तो इस तरह से मई 2019 में 4500 के करीब और अब तक करीब 10,000 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। भैया मुझे लगता है कि बाकी की इंफॉर्मेशन ऐसे हाँ, ऐसे शेयर कर लेते हैं हाँ, क्योंकि समय से हम काफी ऊपर चले गए हैं। ठीक, तो इसमें आ जाते हैं और आगे चलिए भैया बार चार्ट वाले को पूरा बात में भैया मुझे लग रहा है कि ये बाद में शेयर कर लेते हैं, थोड़ा टाइम से ज्यादा ठीक, हाँ, 1 मिनट देंगे मुझे। हाँ, ठीक। तो फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी थी 30 सेकंड में ही कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी थी, उसके बाद जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स ने रोल प्ले किया, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के नाम मुझे लगा कम समय में इसी तरह से दिखाया जा सकता है स्लाइड में। फिर और नीचे आइए, जो प्रबोधकों की जो संख्या है करीब 50 लोगों ने इसमें भागीदारी दी देश भर के अलग अलग जगह पर, उन सबके नाम इस स्लाइड के अंदर है। नेक्स्ट करते जाइए भैया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू, ज्यादा टाइम नहीं लगा। बहुत बढ़िया भैया, ना वेरी सॉरी कि मेरे को बीच में आपको कट करना पड़ा। मैं इसलिए तैयारी किया स्लाइड में जल्दी जल्दी दिखाया। ठीक है दीदी, थैंक यू भैया। हम हमारे सारे स्पीकर्स जो यहाँ हैं उनको तो थैंक यू है ही। इसके साथ में कुछ और जगहों पे कुछ नई पहल हुई है। वो लोग हमारे साथ आ नहीं पाए हैं किन्हीं की वजह से, सो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी भेजी है, मैं उसको शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद हम इस सत्र को यहाँ पे क्लोज करेंगे। एक है नेपाल में भी शिविर का क्रम शुरू हो गया है। वहाँ पे एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल ग्रुप जो कि लुम्बिनी के पास फुटबॉल नाम की जगह पर है, वहाँ पे हैप्पीनेस करिकुलम में उन्होंने रुचि दिखाई थी अप्रैल 2019 में, और वहाँ 1-2 दिन का जीवन विद्या का सत्र हुआ, जिसके बाद वहाँ के कुछ और लोगों की इच्छा शिविर करने की बनी और हापुड़ रायपुर आए और उन्होंने वहाँ परिचय शिविर किया। वहाँ पांडे जी हैं वही इस प्राइवेट स्कूल ग्रुप के अध्यक्ष हैं, और उनकी टीम ने वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिलकर विद्या से अवगत कराया, और जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई है और पहले शिविर का आयोजन में सहायता करना चाहते हैं वो। तो ये काम हमारा तो नहीं, सबका मिलके वहाँ पे नेपाल में भी एक कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसके अलावा गुजरात में एक नई पहल जो हुई है वो ये है कि वहाँ पे बोनी प्रजापति जी ने, जो जीवन विद्या गुजरात परिवार से जुड़े हुए हैं, एक एंड्रॉइड का ऐप निकाला है जो कि अभी बीटा वर्जन में है, और उसमें ये फीचर्स हैं कि वो पूरे डायरेक्टरी है, उसमें नाम, कॉन्टैक्ट, ईमेल सबके, उसके अलावा जितने भी न्यू इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं वो होती हैं, इवेंट्स जैसे कि शिविर, गोष्ठी वगैरह, उसके अनाउंसमेंट्स उसके द्वारा होती है, प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट वेब लिंक्स हैं, एमडी की मार्गदर्शन की बुक्स हैं, ऑडियो विजुअल्स हैं, वो भी उस पर उपलब्ध हैं। तो मेरे को लगता है वो भाई बहन यहाँ है नहीं, लेकिन उनके लिए भी हम ताली बजा ही सकते हैं। बढ़िया। तो कल जब मैं इसके बारे में कुछ लिखने जा रही थी तो मेरे मन में एक ख्याल आया, मेरे को लगा भी आप सबसे शेयर कर दूं। मुझे लगता है कि जब हम अपना पहला शिविर करते हैं तो एक अंदर एक बहुत जोश और उत्साह आता है, और हमें लगता है कि हम जाके अपने परिवार, अपने बच्चों, सबसे शेयर करें इस बात को, और उसी उत्साह में हम कुछ नया करना शुरू करते हैं। और वैसे ही जैसे जैसे हम अपने शिविर, बुक्स पढ़ना, अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता जाता है और हम अलग अलग प्रकार की नई नई पहल करना चाह रहे होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमने देखा कई लोगों ने परिवार में अध्ययन शुरू किया, कई लोगों ने अलग अलग सेंटर शुरू किए, कई परिवारों ने मिलकर इकट्ठे आके कुछ करना शुरू किया। मेरे ख्याल ये हम सबकी ही यात्रा रही। और धन्यवाद, धन्यवाद।
सभी को नमस्ते। एक अनाउंसमेंट करना है। जो भी लोग मृत्युंजय में रुके हुए हैं, अगर वो 20 तारीख से ज़्यादा यहाँ पर रुक रहे हैं तो कल मॉर्निंग 7:30 यहाँ से बस जाएगी, तो वो लोग अपना लगेज लेकर कल्याण आ जाएं। वो सबको हम कल्याण में शिफ्ट करेंगे क्योंकि मृत्युंजय हमने सिर्फ 18 और 19 के लिए बुक किया हुआ था। तो कल सुबह 7:30 बजे यहाँ से बस जाएगी। आप सब अपना लगेज लेकर यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी लोग लंबा रुक रहे हैं 20 तारीख के बाद भी। धन्यवाद। जो 20 को जा रहे हो क्या? जो 20 को 2 बजे जाएंगे? जो 20 को जा रहे हैं वो भी ले आए, यहाँ से ही वो लंच करके निकल सकते हैं। तो 20 तारीख को जो लोग निकल रहे हैं वो उनके पास फिर 2 ऑप्शनल है। वो लोग वहां जाकर भी निकल सकते हैं क्योंकि चेकआउट टाइम 12 बजे के बाद ही है। वो लोग यहाँ से भी निकल सकते हैं और वो लोग मृत्युंजय से भी अपना सामान ले जाकर निकल सकते हैं। और अपना सारा लगेज बेसमेंट हॉल जहाँ पे मानव तीर्थ के वॉलंटियर्स और बाकी सारे वॉलंटियर्स रुके हुए हैं, वहाँ पर अपना लगेज आप लोग रख सकते हैं। सभी को फिर से नमस्कार। हमारे अगले सत्र में हम 2 और स्थान जहाँ पे कुछ नए काम हो रहे हैं उनकी डिटेल सुनेंगे। एक है सेंटर फॉर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस कैलगरी कनाडा। महेंद्र भैया को मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पे। महेंद्र भैया। महेंद्र भैया का जुड़ाव विद्या से 2004 में हुआ और उसके बाद उन्होंने सोमैया कॉलेज में मुंबई में जीवन विद्या का कुछ काम किया। फिर उसके बाद में महेंद्र भैया अपनी पत्नी न्योमी के साथ कनाडा में उन्होंने ये सेंटर शुरू किया और कई वर्षों से वो उत्तरी अमेरिका में जीवन विद्या का प्रचार का काम कर रहे हैं। मेरे को ना स्टेज पे बोलने की आदत नहीं है, तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा मेरी सारी गड़बड़ी को। जीवन विद्या का प्रचार किया, दर्शन का पठन व उसके अनुसार जीने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी लाज उत्तेजन जी को। स्टेज पे आ जाए लाज उत्तेजन जी। लाज उत्तेजन जी इंजीनियर हैं आईटी कानपुर से और उन्होंने यूएस में अपनी पीएचडी करी। एरोस्पेस और डिफेंस में काम किया करीब 30 इयर्स और उसके बाद खुद की तलाश में कई जगह गए और वहाँ पे कई घटनाएं उनकी लाइफ में घटी और उससे उनको ऐसा लगा कि ये दुनिया ठीक नहीं है। ये दुनिया ठीक नहीं है लगे। इस कंक्लूजन पे आने के बाद में जब उन्होंने और अपने अंदर प्रश्न किया तो उनको ऐसा लगा कि एजुकेशन ही प्रॉब्ली एक जरिया है जिसके थ्रू हम दुनिया को ठीक कर सकते हैं। इसी दौरान वो बाबा जी से और दर्शन के से उनका मिले वो और तब से वो दर्शन को एजुकेशन में लाने के प्रयास में। तो अभी अगली थोड़ी देर में हम इन दोनों की प्रेजेंटेशंस को सुनेंगे। महेंद्र भैया। परम श्रद्धेय बाबा जी को स्मरण, आप सभी उपस्थित हमारे भाई, हमारी माँ भी आ गई है और हमारे सभी गुरुजन
साथ हम लगभग 15 वर्षों से साथ में एक समझने, समझाने और जीने के क्रम में लगे हुए हैं। आप सभी को प्रणाम। पिछले 3 दिनों से जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोगों को बहुत ही उत्सुकता होती है कि क्या कर रहे हो कनाडा में। कुछ लोग पूछते हैं खाना क्या खाते हो, कुछ लोग पूछते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वेदर कैसा है। मैंने तो सोचा था कि 15 मिनट में स्टेज पे आके अपनी बात बता दूंगा, लेकिन ये जो सारी उत्सुकताएं हैं उसको देखते हुए मुझे लगा कि थोड़ा सा विजुअल बनाना चाहिए। और आज दिन में ही जल्दी नियोमी ने फटाफट कुछ फोटो डाल के बनाए हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि आप लोग एक विजुअल इमेज भी देखो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और हम लोग कहाँ पे अभी खड़े हैं। तो हमारी यात्रा वैसे तो शुरुआत हुई जो 2004 में मसूरी से। मेरा पहला शिविर वहाँ हुआ 2004 में। सोम भैया यहाँ पे बैठे हैं। तो अभी सोम भैया ने हमको याद दिलाया कि जब मैं पहली बार हम उनसे मिले थे तो उनको 2 चीज़ें हमें दिखती थी, बढ़ी हुई दाढ़ी और विद्रोही नेचर। तो अभी मेरी दाढ़ी भी नहीं है, शायद वो विद्रोह वाला नेचर भी नहीं है। वहाँ से एक अच्छी यात्रा हुई। 2005 में नियोमी से मिलना हुआ और मेरे ख्याल से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में शुरू होता है वहाँ से। और जिस तरीके से पिछले 14 साल से उसने मेरा साथ दिया है, कम से कम मैं मानता हूँ कि मेरे पास योग्यता नहीं थी कि मैं किसी के साथ अच्छे से निभ पाता। और नियोमी का धैर्य, नियोमी का जो स्वभाव है, जिस तरीके से लोगों से एक अपने साथ मिलते, तो हमारे सारे गुस्सा, विद्रोही नेचर सबको झेलते हुए और काफ़ी बढ़िया से आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे है नियोमी, हमारे बच्चे भी यहाँ पे हैं और नियोमी के कारण ही तो 2004 में तब मैं सोमैया विद्या विहार में काम करता था। शांति भाई सोमैया जी के साथ अच्छे संबंध रहे और उनके माध्यम से एक शिविरों का वहाँ दौर शुरू हुआ सोमैया कॉलेज में। 2005 में नियोमी से मिलने के बाद धीरे धीरे संयोग बना मेरा कनाडा जाने का और 2007 में मैं नियोमी के साथ कनाडा गया और 2007 से ही फिर हमने शुरू किया शिविर का एक सिलसिला। पहले शिविर में 3 लोग आए, किसी शिविर में 1 आए, किसी शिविर में 2 आए। तो 2007 से 2013 तक करीब 20 एक लोगों ने शिविर किया होगा, कम से कम 10-15 शिविरों में, मुझे याद नहीं, लेकिन संख्या 2, 3, 4 ही रहती थी और बहुत सारे शिविरों में तो 1 लोग। 2010 में मेरी बेटी ससुना आनंदी का जन्म हुआ, 2012 में देवम बेटा जी। उसके बाद मुझे लगता है कि भारत जाना चाहिए और फिर नियोमी को भी लगता था कि हम लोग को भारत जाकर सेटल होना चाहिए। हमने समृद्धि बिहार में गणेश भाई के पास एक वहाँ पे प्लॉट ले लिया, कुछ एकड़ जमीन खरीद लिए और लगा कि वहाँ पे सेट होंगे। फिर बाद में 2013 की बात है, मैं लंबे समय था, बाबा जी ने कहा कि तुमको कनाडा में काम करना चाहिए और ये बात करीब 2 या 3 बार हुई। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभी सब यहाँ पे छोड़ करके हमको वहीं पे सेट होना चाहिए। बाबा जी जैसा चाहते हैं, जैसा उनका आदेश है वैसे ही करो। और 14 जनवरी 2014 को हमने सेंटर फॉर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस नाम से एक संस्था बनाई और वहाँ से एक नया दौर शुरू होता है कनाडा का। तो आगे एक आप देखेंगे, जो हमारा पहला सेंटर बना 2014 में, हमने संस्था का ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पे एक हमारे लैंडलॉर्ड थे जिनका हम मकान रेंट पे रहते थे, उनसे हमारी धीरे धीरे मैत्री हो गई। हमारे शिविर में आए और उनको काफ़ी अच्छा लगा सारी बातें। और वो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं
और समाज में उनकी बहुत स्वीकृति है। उनके सहयोग से हम लोगों ने 2015 में पहला अपना सेंटर शुरू किया, फिजिकल सेंटर। और आपको 2-3 इमेज बता दिया, दिखाया। अच्छा दिखा दिया, ठीक है, चलिए। तो 2-3 एक समर का, एक विंटर का हमने डाला था उसमें, और कई सारे घर। अच्छा यहाँ पे आके सारे अभी दिन में ही बनाए थे, मेरे को भी याद ही नहीं है किसी के उसमें सब। 2015 में ये सेंटर शुरू हुआ। 2016 में हम लोगों ने ये 2015 में पहला रेजिडेंशियल शिविर शुरू हुआ। 7 दिन का शिविर किए, 2 शिविर हुआ। उसके बाद 16 में भी एक शिविर हुआ। और शिविर के दौरान हम लोग को लगा कि हम लोग का अध्ययन थोड़ा और करना चाहिए। उस क्रम में हमारा इंडिया फिर से आना हुआ 2016 में, और 7 महीने हम लोग इंदौर में रहे, और वहाँ पे जिस तरीके से दिनचर्या थी उसमें पार्टिसिपेट किए, वहाँ अध्ययन भी किए, और वहाँ की जो एजुकेशन है या बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भागीदारी भी किए। उसके बाद हम लोग का काफ़ी उत्साह बढ़ा, और 2017 में जब वापस गए हम, तो फिर से एक नए सिरे से काम हुआ। तो बेसिकली कहा जाए, ठीक से कहा जाए तो सारे काम 2017 के बाद शुरू हुए। फिर एक शुरू हुआ, उसमें हम लोग का और उत्साह बढ़ा। 2018 में हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम था कि बहुत सारे लोग हमें टूरिस्ट प्लेस पे रहते हैं, रॉकी माउंटेन वहाँ का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, बैंक लाइक लुइस, जैस्पर, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो हमको लगा कि जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उनके लिए हम कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं। और उसका ये भी कारण था कि हम लोग इस बीच में लॉजिंग का कुछ काम करते थे, लोगों से मिलना जुलना रहता था। तो उन लोगों के लिए प्रोग्राम शुरू किया। पहले साल हमारे यहाँ लगभग 10 युवा आए समर में 2018। उसमें से कुछ लोगों ने परमानेंटली मूव करने का मन बनाया, जिसमें स्पेंसर हमारे साथ पहले से था, साथ में लूकस, बारबरा और एना और अभी एस्टेल। तो इस तरह से एक परिवार का हमारा दायरा भी बड़ा। हम लोग अभी परमानेंटली वहाँ पे 8 लोग रहते हैं। साथ में एक आर्थर क्लार्क जी हैं जो शहर में रहते हैं, लेकिन हमारे घर के मेंबर हैं, और अब हमारे साथ मूव करने का भी सोच रहे हैं, घर उधर ही साथ में रहने का, ऐसा उनका प्लानिंग है। और 2019 में फिर हम लोगों ने सोचा, उसी से इंस्पायर होकर कि 2019 में हम लोगों ने एक 3 महीने का एक कार्यक्रम सोचा बनाया। और उस 3 महीने के कार्यक्रम में लोग 1 हफ्ते के लिए आए, 2 हफ्ते के लिए आए, पूरे 3 महीने के लिए, जितना जो समय है आए, और कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। एटलीस्ट 1 to 2 weeks दे शुड कम इन। और फिर ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ, वहाँ से एक नया कार्यक्रम मिला। हम लोगों ने पिछले 1 साल में वहाँ का रूटीन काफ़ी सेट किया। रूटीन में ये किया है कि हर दिन लगभग 4 घंटे, 3 से 4 घंटे हम लोग अध्ययन पे दे पाएँ, अपने विचार पक्ष पे काम कर पाएँ, और 5 घंटे का लगभग प्रोडक्शन वर्क हो पाए, और 4 से 5 घंटे हमारे आपस में संबंधों के लिए, हमारे व्यवहार के लिए भी मिले। तो इस तरह से रूटीन हमने बनाए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो पहला 1 घंटा हम लोग सुबह का रखते हैं, एक हेल्थ एंड एक्सरसाइज, सभी के लिए कोई योगा, कुछ और भी एक्सरसाइज हो सकते हैं। उसके बाद 1.5 घंटे हम लोग एक क्लासेस रखते हैं हर दिन। और ये हमारा डेली रूटीन है 365 डेज। इसमें कोई समर की अभी नहीं है, तो भी लोग वहाँ पे इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके कि लोग क्लासेस ऐसे ही ले रहे हैं, पूरे रूटीन उसी क्रम में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट का समय रहता है। फिर कलेक्टिव वर्क हम लोग करते हैं लगभग 1 घंटे का। उसमें आनंदी बेटा जी, जरूर बेटा जी, मैं, नोमी, जितने भी लोग हैं, हम सभी खेत में रहते हैं और काम करते हैं। अगर खेत नहीं है तो कोई और काम करते हैं, विंटर के समय कुछ और, लेकिन साथ में मिलकर कुछ करेंगे, ऐसा बना के रखे हैं। इसके बाद 2 घंटे का कुछ लोग उत्पादन में लग जाते हैं, कोई सोप मेकिंग में, या कोई लॉजिंग का काम है, या फिर बच्चों के लिए जो एजुकेशन है, नियोमी बच्चों के लिए लग जाती है। तो 2-2 घंटे का ऐसा, और कुछ लोग किचन में लग जाते हैं। और पूरे समर में हम लोगों ने देखा इस बार कि हमारे घर में लगभग हर दिन 20+ पीपल रहे। तो हमारे किचन में रोज लगभग 20 लोगों का खाना बनना, साथ में खाना, ये सब कार्यक्रम शुरू हुआ। और फिर लंच के बाद एक छोटा सा 45 मिनट का हम लोग स्मॉल डिस्कशन रखते हैं, जो हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग क्लासेस में चर्चा किए रहते हैं। उसमें छोटे छोटे 2 ग्रुप बनाकर या 3 ग्रुप बनाकर उसको डिस्कशन करते हैं 45 मिनट। और उसके बाद हम लोगों का एक पुनः 2 घंटे का प्रोडक्शन वर्क में लगते हैं, और जिनके पास जो भी असाइन टास्क है वो करते हैं। और फिर 1 घंटे का
हम लोग 1 से 1.5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए रखें, ताकि लोग अपना, किसी को जंगल में जाना है, किसी को टहलने जाना है, किसी को साइकिल चलाने जाना है, जो करना करे, लेकिन वी हैव गिवन टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। और फिर 1 घंटे का कोऑपरेटिव गेम होता है, जिसमें हम सभी लोग, छोटे बड़े सब लोग उसमें रहते हैं, मिलकर खेलते भी हैं, और फिर साथ में खाना खाना, और फिर 1 घंटे का गोष्ठी रहता है, जिसमें हम लोग क्या हो रहा है, क्या हमको करना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या कमियां हैं, कैसे दूर करें, क्या उत्पादन होना है, ये सब सारी चर्चाएं होती हैं। और फिर 1 घंटे का सिंगिंग, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, पपेट शो एंड सो ऑन, दैट्स द रिक्रिएशनल प्रोग्राम। तो इस तरह का दिन चल रहा है। आगे कुछ आपके सामने फोटोग्राफ आएंगे, जिसमें आप देख सकेंगे कि विजुअली इस चूंकि समर का है तो हम लोग बाहर भी बैठ कर खाना खाते हैं, और कुछ खेलने का इमेज आप देख सकते हो। उसके बाद एंड म्यूजिक टाइम, और एक इसके बाद हमारा एजुकेशन तो हमने अभी बना कि हमने एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, ऐसे सारे बना के रखा है, बस 1-1 मिनट में सभी हो जाएगा। तो एजुकेशन में हमारे पास जो मेन काम है 3 है। एक तो जो 2 मेजर काम, एक तो एडल्ट एजुकेशन, दूसरा बच्चों के लिए। एडल्ट एजुकेशन में एक तो हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जिसमें सैटरडे संडे होता है। उसमें कुछ लोग अमेरिका से हैं, जिसमें कोई बॉस्टन में है, कोई वाशिंगटन डीसी में है, कोई न्यूयॉर्क में है, और कुछ लोग टोरंटो में भी हैं। तो सैटरडे संडे को हम एक क्लास करते हैं, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश। तो सैटरडे वाले में सारे जो लोग हिंदी भाषी हैं, और संडे में इंग्लिश वाले लोग शामिल होते हैं। उसके बाद हमारा रोज डेली का स्टडी सर्कल रहता है, जिसको हम बता रहे थे, दिन में हम 45 मिनट रखते हैं। इसके बाद हम लोग जो 3 महीने का हमारा कोर्स शुरू हुआ था, उसमें लगभग हम लोग पूरे कार्यक्रम को एजुकेशनल बना कर रखे हैं। पिछले 1 साल में 37 पार्टिसिपेंट आए, और उसका अगला आपको लिस्ट दिखाई देगा। तो 37 लोग आए, जिसमें नॉर्थ अमेरिका से 5 लोग थे, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा से 3, यूएसए से 1, मैक्सिको से 1, और साउथ अमेरिका में चिले से 1, ऑस्ट्रेलिया से 3, यूरोप में 10, जर्मनी से, फ्रांस से 5, इटली से 2, पोर्टुगल से 1, नीदरलैंड से 1, स्पेन से 2, आयरलैंड 1, बेल्जियम 1, इंग्लैंड 6। इस तरह से 37 पार्टिसिपेंट्स आए। उसके बाद और अभी तक जिन लोगों ने शिविर किया, उन पूरे सालों में जर्मनी, इटली, पोर्टुगल, कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, आयरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोलंबिया, चिली, ऑस्ट्रेलिया, इतने देशों से कहीं से 1, कहीं से कहीं भी 10 भी, इतने लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया है यहाँ इतने कंट्रीज से। इसके बाद जो बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों के प्रोग्राम में एक तो होम स्कूल करते हैं, बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने पूरे दिन का एक बना रखा है। ये सही बात है कि उसी समय में शायद 10 बच्चे और एजुकेशन ले सकते थे, लेकिन हमको लगा चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर देना है, तो नियम इज गिविंग फुल टाइम, पूरा समय देती है बच्चों को, उनको जितना समय मिलना चाहिए एजुकेशन के लिए उनको मिल पाए। और इस साल हमने 1 महीने का समर प्रोग्राम भी रखा था, जिसमें पेरेंट्स के साथ बच्चे भी आए, हमारे साथ रहे, 5 बच्चे थे। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा वो। और उसके साथ साथ कुछ हम लोग एजुकेशनल मटेरियल बना रहे हैं। एजुकेशन मटेरियल में हम लोगों ने नियमित काफ़ी किताबें लिखी हैं बच्चों की, और पहली किताब हम लोग अगले महीने में प्रिंट कराने जा रहे हैं। उसका नाम है द पजल। ये किताब विकल्प के बारे में है, और धरती हमारी बीमार हो गई है, ताप बढ़ गया है, प्रदूषण छा गया है, और हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो बच्चों को एक विकल्प का ओरिएंटेशन देने का प्रयास, और उसमें कहानी से काफ़ी अच्छी, मुझे तो काफ़ी ठीक लग रही है। बाकी आप लोग किसी को उत्सुकता होगी तो हमको बताइएगा, इसमें हम लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये पहली किताब है जिसमें कुछ प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। उसके बाद एक किताब विश्वास पे, सम्मान पे, स्नेह पे, ऐसे भी सारी किताबें हैं। अराउंड 40 किताबें जिसको हम लोग धीरे धीरे पब्लिश कराना चाहते हैं। और पहला हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया बच्चों के लिए, जिसमें एजुकेशन का काम हो सके उनके लिए। इसको हम लोगों ने अपने हाथ से काफ़ी काम करके बनाया। और एक बच्चों के लिए एक नेचर पार्क बना रहे हैं, जिसमें लगभग 2.5 एकड़ में बच्चे के लिए नेचुरल पार्क, फिर बच्चों का जो एजुकेशन, प्रोडक्शन वर्क में जस्ट क्विक एक और जब देख सकते हैं प्रोडक्शन वर्क में जितने कंस्ट्रक्शन का काम है,
वो हम खुद अपना करते हैं। साथ में ये जो बिल्डिंग वाइट वाली दिख रही है उसको हम लोगों ने बनाया, जो रेड वाली बिल्डिंग दिखी आपको उसको हम लोगों ने बनाया अपने हाथ से पूरा। इसके बाद एक नया तरह का फेंसिंग हम लोगों ने शुरू किया, जो लकड़ी है वहाँ पे मौजूद उसको बिना रस्सी धागे के उसको व्यू करके पूरा फेंसिंग बहुत स्ट्रांग बना है। कारपेंट्री एक नए तरह की कुर्सी बना रहे हैं जिसमें लोग उसको पूरा लकड़ी का काम, उसका कुछ सब हम ही लोग बना रहे हैं उसको। साथ में कुछ ऑर्नामेंट का काम, इसके बाद जो घर में फर्नीचर वगैरह है उसको बनाने का काम, फूड एंड गार्डन जैसे दिखाते चलो थे। और खेती में थोड़ा बहुत काम, खाने को लेकर पूरे तरह से शाकाहारी और अधिकांश समय रहता है। समर में 4 महीने हमारे गार्डन का काफ़ी चीज़ें हों उसमें ये प्रयास रहता है। ब्रेड मेकिंग, इसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस में भी हम लोग लगभग पूरा अपना काम, स्वीज का काम, प्लम्बिंग का काम और रिपेयर सब अपने हाथ से कर लेते हैं। जंगल में लकड़ी काटना रहता है, लगातार उसकी छटाई करनी रहती है, तो लकड़ी हम पूरा पेड़ हम लोग खुद काटते हैं अपने हाथ से, और वो उसमें भी काफ़ी हम लोग अच्छे हो गए हैं। लकड़ी काटते काटते पेड़ काटते काटते पेड़ काटना है, लेकिन वहाँ पे काटना पड़ता है, नहीं तो जंगल में आग लग सकती है और हमको सफाई करनी पड़ती है, वो एक बड़ा काम है और बहुत ही महंगा होता है, तो उसको हम लोगों ने खुद सीखा। एंड देन वी आर मेकिंग सोप एंड बहुत अच्छा क्वालिटी के लोगों ने सोप बनाया है। क्रीम वी आर मेकिंग आवर ओन, कुछ और स्किल, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग। अभी हम आगे जो है वाइल्ड फ्लावर का हनी बनाने का काम सीख रहे हैं, लोग अपना सीख रहे हैं, हमारे पड़ोसी बनाते हैं तो उससे कर रहे हैं। कुछ फेस्टिवल हम लोग हर महीने में एक फेस्टिवल रहता है तो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हमारा सोशल आउटरीच का प्रोग्राम है जिससे हम लोगों से कनेक्ट करते हैं। एंड जस्ट कीप गोइंग। एंड और जो पपेट शो होता है उसमें लाइव जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भी ट्राई टू मेक आवर ओन बैंड, हैव आवर ओन म्यूजिक और अपना पपेट शो और अपने खेलकूद, एंड देन हैविंग डिस्कशन। दिवाली हो, सब फेस्टिवल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके मनाते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी लोग आ सकें उसमें। और फिर देन वी हैव वन बिजनेस। एक पॉइंट बताना था आप लोगों को कि जब हम लोग शुरू में सेंटर शुरू किए तो हमारा इनकम था लगभग 80,000, खर्च थे लगभग 90,000, और अभी हम लोग इनकम कर पा रहे हैं लगभग 2.2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 से 2.5 लाख इनकम हो पा रहा है, और खर्च अभी भी 90,000 है। तो काफ़ी हम लोग अच्छे लेवल पर, और इसी के मिलने के कारण हम लोग अभी बहुत सारे लोग यूरोप से आ रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि एक सेंटर यूरोप में बनाना चाहिए लगभग। तो पीछे जो हमारा इनकम हुआ है उससे जो बचत हुई उसी पैसे से हम लोग सोच रहे हैं कि यूरोप में अगले साल हमारा शिविर है हम लोगों का, जर्मनी में, स्पेन में, पोर्टुगल में, यूके में शिविर है। तो शिविर के साथ साथ हम लोग ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि दूसरा सेंटर कहाँ डालना है। तो ये ओवरऑल कनाडा का पूरा लेखा जोखा। राज उत्रेजा जी एजुकेशन में काफ़ी समय से कुछ इकट्ठा कर रहे हैं और उन्होंने जितना भी काम किया है, विचार किया है, उस सबको वो हमारे साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद अनिशा दीदी। मैं नीचे चलो, स्लाइड आ जाइए श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए, उनके परिवार के सदस्यों को नमन करते हुए, बाकी सभी को उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा जीवन जो है बहुत सहजता से बीता। हालांकि काफ़ी समय में जहाँ तक शिक्षा का सवाल है कंपटीशन में बैठा, परंतु वो मैंने जीवन का एक माहौल समझा
और मेरे लिए वो स्वीकार्य था, क्योंकि मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। हायर सेकेंडरी स्कूल हो या आईआईटी कानपुर हो, या आईआईटी कानपुर में भी एक और कंपटीशन हुआ जिसमें मुझे एरोनॉटिक्स में जाना पड़ा। फिर अमेरिका को जाने का अवसर मिला, वहाँ पर भी मेरा पहला काम लगा, यूएस नेवी ने अपना फोन किया, नासा में काम लगा, उन्होंने भी खुद इनवाइट किया। तो मुझे पूरे जीवन काल में जब तक मैं व्यवसाय में रहा, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ मेरे लिए मुश्किल बात थी। परंतु फिर भी 3 बातें हुई जिसमें मेरे साथ लगा कि अमेरिका में मेरे साथ भेदभाव हुआ है। एक बार मैं हंसविल अलाबामा में नया नया पहुंचा था। तो हंसविल अलाबामा को कहते हैं बाइबल बेल्ट ऑफ अमेरिका। तो वहां पर हर ब्लॉक में एक चर्च है। तो मैंने सोचा मैं ऐसे जगह पर आया हूं तो मुझे भी बाइबल पढ़नी चाहिए। मेरा पहला दिन था क्लास में, तो मैं अंदर घुस ही रहा था। एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर था, वो कहने लगा ऑल नॉन क्रिश्चियंस गो टू हेल। तो मैं बहुत असमंजस में पड़ गया कि ये मुझे ये कह रहा है कि यहां से चले जाओ, या मुझे बता रहा है कि मेरे धर्म में कोई कमी है। परंतु शिष्टाचार के नाते मैं बैठा रहा और सारा घंटा मैंने उसको सुना। उसके बाद जाकर मैंने उससे पूछा, देखिए आपने मेरा भविष्य निर्धारित कर रखा है और आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपने ऐसा किया, परंतु मैं आपकी कक्षा में कुछ प्रेरित नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी क्लास में आऊं तो आप मेरे घर में आइए और मेरे से समझिए कि मैं कौन हूं और मेरा धर्म क्या है। तो ना तो वो मेरे घर आया और ना मैं उसकी क्लास में कभी गया वापस। परंतु घर जाते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको घर में इनवाइट तो किया है, परंतु मुझे तो पता नहीं है कि हिंदू धर्म होता क्या है। तभी से मुझे लगा कि मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि मैं हूं कौन। तो मैंने अपने जितनी परंपरा के शास्त्र थे उनको पढ़ना शुरू किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में मैंने भगवद गीता का अध्ययन किया और एक बार उसको पढ़ाने का अवसर भी मिला, मंदिर में भी और यूनिवर्सिटी में भी। दूसरी बात सन 2005 की बात है। बिना किसी कारण अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। उससे कम 1 मिलियन लोग मारे गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि आने वाली जनता जो थी, जो लोग वहां पे मर गए, उनके बच्चे अमेरिका के खिलाफ हो गए और वो संघर्ष अभी तक जारी है। तीसरी बार हुआ सन 2010 में। नासा जो हंसविल में है उसका एक सेंटर और यूएस आर्मी और सभी एरोस्पेस कंपनीज सभी ने मुझे रेकमेंड किया कि मैं अलाबामा यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करूं। अलाबामा यूनिवर्सिटी जो है एक ब्लैक यूनिवर्सिटी है। अलाबामा के गवर्नर ने भी मुझे कहा, वो चांसलर है अलाबामा यूनिवर्सिटी सिस्टम का, तो वो भी चाहता था कि मैं वहां पर प्रेसिडेंट बन जाऊं। परंतु जब समय आया सिलेक्शन का तो मुझे मेरी एप्लीकेशन को भी नहीं देखा गया। तो कारण पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ,
तो जवाब में था कि ही इज नॉट ब्लैक। तो क्योंकि मैं काला नहीं था, इसलिए मुझे कालों की यूनिवर्सिटी में काम करने का अवसर नहीं मिला। तो इन बातों से पता लगा कि हालांकि मेरे साथ भेदभाव सारे समय में नहीं हुआ, फिर भी होता रहा। तो संसार में कुछ गलतियां तो हैं और इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जिस वर्ष में अमेरिका पहुंचा, तो मैं उस समय की स्थिति बता रहा हूं। पहली बार अमेरिका ने चंद्रमा के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसको कहते हैं अर्थराइज। पहली बार किसी ने पृथ्वी को गोलाई में देखा बाहर से। तो जो कमान मॉड्यूल का पायलट था जिम लोवेल, तो उसने जब ये फोटो खींची तो उसने कमांड सेंटर में बात की कि देखिए, जिस धरती को हम समझते हैं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जिसको हम सोचते हैं कि 191 मुल्क हैं, यहाँ पर तो एक ही धरती दिखाई देती है और वो बिल्कुल ही ऐसी लगती है कि नादान सी है और एक नीले रंग की गोली है जो स्पेस में घूम रही है। तो सभी के उनको इतना आश्चर्य हुआ देखकर कि हमारी पृथ्वी को भी देखा जा सकता है और वो वास्तव में ही गोल है। वो निराधार खड़ी हुई है और अकेले में घूम रही है। कमांड सेंटर जो ह्यूस्टन टेक्सास में है, वहां पर सभी की आंखों में आंसू आए और सभी ने बाइबल के जेनेसिस से पोएम पढ़नी शुरू की। तो उस समय का भाव यह था कि इसने पूरे संसार को मिलाया एक धरती के नाम पर। और अब देखिए, इतने सालों के बाद इस संसार की स्थिति क्या है। नेक्स्ट भाई। तो आजकल की स्थिति यह है, मैंने इसको इस चार्ट को बनाने में और इसकी हिंदी के तर्जुमे में एक सभा में बैठे हुए लाजपत राय गुप्ता, उनसे मदद ली है। तो इस समय विश्व की व्यवस्था ये है, एक तो खंडित परिप्रेक्ष्य है, एक विषमताबद्ध राजनीतिक व्यवस्था है, बेतरतीब आर्थिक व्यवस्था है, संवेदनहीन सामाजिक व्यवस्था है, दिशा भ्रम आस्था है। परिणाम ये हुआ कि पूरी सभ्यता की दशा झूठ, दोहरे मापदंड, भ्रष्टाचार, धन और सत्ता का दुरुपयोग, धन का असंतुलित वितरण और भौगोलिक पर्यावरण खराब से भरा पड़ा है। तो यह स्थिति है। इस स्थिति को देखते हुए कि 40 साल में इस धरती का क्या हुआ है, मन को दुख हुआ और लगा कि इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट लाइन। तो इसका मतलब यह है कि जो हम बिखर चुके हैं, इसको मिलाना कैसे है। तो इसमें सामंजस्यता कैसे आए। सामंजस्यता से क्या होगा कि एक तो मानव का आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानव में कॉन्फिडेंस होगा और मानव में कनेक्टिविटी होगी। नेक्स्ट लाइन। तो अगर हम अमेरिका का संविधान देखें तो उसमें हालांकि स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के गलत मायने भी हैं। तो वहां पर संविधान में बताया गया है लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो लाइफ को माना गया है कि हमने एक लाइफ को कैसे बचाना है। तो बजाय इसके कि सभी को बराबर हेल्थ केयर सिस्टम मिले, सभी को बराबर एजुकेशन मिले, वो लाइफ बचाने के लिए केवल वेपन्स ऑफ वॉर बना रहे हैं। लिबर्टी, स्वतंत्रता के अर्थ में वो सभी या तो बड़ी
कोई कॉरपोरेशन हो या सरकार हो, वो केवल दो चीज़ों के ऊपर तुली हुई है। एक तो ये है, उसको कहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग, और दूसरा लालच। तो इसी से पूरा अमेरिका भरा हुआ है। और तीसरा है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। परसूट ऑफ हैप्पीनेस के मार्ग पर जो ग्रीड इतना बढ़ चुका है और स्वार्थ इतना बढ़ चुका है कि जितने भी हमारे व्यवस्थाएं हैं, जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, हम उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। भले वो पानी हो या हवा हो या ज़मीन हो, हम सभी उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। अगर वही नहीं रहेगा तो बाकी हमारे लिए क्या रहेगा? नेक्स्ट स्लाइड। तो इसलिए इसकी सलूशन क्या हो सकती है? एक तो ये है कि हमें ये देखना है कि एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो जुड़े हुए हैं, और दूसरा ये है कि हमारी वास्तविकता में आवश्यकताएं क्या हैं, ये देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इनको देखते हुए एक नया सोचा कि एक नया शिक्षा की प्रणाली बनाई जाए। तो इसी दौरान में बाबा से मिलने का अवसर हुआ। तो बाबा से मिलने के बाद ये हुआ कि विकल्प में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जो अस्तित्व के नियमों पर निर्धारित हो। अस्तित्व में 3 नियम हैं, न्याय, धर्म और सत्य। सत्य के आधार पर तो मैं सोचता हूँ कि दर्शन की जितनी भी किताबें हैं वो पढ़े जाएं। धर्म के आधार पर या सस्टेनेबिलिटी के आधार पर हमें देखना है कि पानी को कैसे मैनेज किया जाए, पानी के रिसोर्सेज को कैसे बचा के रखा जाए, और पर्यावरण को कैसे सफा किया जाए, एग्रीकल्चर को कैसे ऑर्गेनिक ढंग से नई तरीके से उसको बचाया जाए, और जितने भी अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं उनका उपयोग कैसे किया जाए। तो ये सस्टेनेबिलिटी में आता है। जस्टिस में हमने ये बताना है कि मनुष्य और मनुष्य में क्या संबंध है, परिवार में क्या संबंध है, समाज में क्या संबंध है, और इसको हम पूरे विश्व के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें 9 महीने दर्शन पर होंगे, 9 महीने सस्टेनेबिलिटी पर, और 6 महीने प्रोजेक्ट होगा जो कि बच्चे प्रोजेक्ट में अपनी रिपोर्ट लिख सकते हैं। समय की कमी के कारण मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायी प्रेजेंटेशन थी महेंद्र भैया, योगी दीदी की और लाजू तेजा जी की। सबकी प्रस्तुति से एक चीज़ जो बार बार पक्की होती है वो है कि सभी जगह मानव एक ही जैसे हैं, पीड़ा में है, समाधान ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई उम्मीद की किरण दिखती है तो समझना चाहते ही हैं। धरती वाकई में एक है तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगी। इसके साथ मैं सेशन खत्म करती हूँ। सभी भाई बहनों को हमारी ओर से शुभकामनाएं अपने सारे नए प्रोग्राम्स के लिए, और यहाँ आके हमारे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया। हम लोग कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 2 मिनट अपने स्थान पे ही रहें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद अनीशा दीदी जी और लाल तेजा जी और महेंद्र भैया को। तो बहुत ही अच्छा प्रस्तुति रहा, और छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स करने हैं उसको सभी। नर्मदा बिल्डिंग के पास जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो वहाँ से आप उत्पादन मटेरियल्स देख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप उस पर ले भी सकते हैं। और बाबा जी के बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, पूरे वांगे में वहाँ पे है,
तो जिनको भी वो लेने की इच्छुक है वो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसका टाइमिंग 4:30 से लेके 6:15 तक है। और उसके बाद जो शाम की गोष्ठियाँ हैं वो कहाँ हैं उसको थोड़ा मैं शेड्यूल बता दें। जो पहला गोष्ठी है, अच्छा, स्टॉल जो है वो 8 o'clock तक ओपन रहेगी और उस बीच जो गोष्ठियाँ हैं वो 6:30 से स्टार्ट होगी, 6:15 से स्टार्ट होगी, जो 8 o'clock तक चलेगी। तो जो पहला गोष्ठी है वो चेतना विकास मूल्य शिक्षा एवं प्रचलित विद्यालयीन शिक्षा में समावेश, ये बेसमेंट में होगा। इसको अनीता दीदी जी कंडक्ट कराएंगे। और जो दूसरा गोष्ठी है परिचय शिविर प्रबोधक सम्मेलन, ये सत्संग हॉल पे है और इसको स्वर्णा दीदी कंडक्ट कराएंगे। परिवार समूह में जीना, ये मेन हॉल में यहीं पे गोष्ठी होगा जिसको अजय चाचा जी कंडक्ट कराएंगे। और अध्ययन एवं अभ्यास विधि, इस पे जो गोष्ठी है वो मेकल हॉल पे है, जो गौरी दीदी कंडक्ट कराएंगी। और जो पांचवा है मध्यस्थ दर्शन शोध समूह, ये गोष्ठी मेकल हॉल रूम नंबर 10 में है, जो प्रफुल्ल भैया कंडक्ट कराएंगे। और एक अनाउंसमेंट है कि जो चिकित्सक सत्र है वो रूम नंबर 8 में अभ्युदय भैया और क्योरी दीदी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहाँ डॉक्टर विजय प्रकाश भटनागर जी जो आई सर्जन है मुरादाबाद से, वो आए हैं, जो एलोपैथी से आयुर्वेद पे स्विच ओवर हो गए। तो आप उनसे जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो आप उनसे ले सकते हैं। तो वो आपको 6:15 से 8 o'clock तक अवेलेबल मिलेंगे। तो सभी का अनाउंसमेंट क्लियर हुए कि कुछ डाउट्स है? तो अगर कुछ डाउट्स है तो आप मेरे से थोड़ा देर बाद अभी पूछ सकते हैं। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हाँ, डॉक्टर विजय जी का परिचय मृदु दीदी कराएं। डॉक्टर विजय भटनागर जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं मुरादाबाद से। तो उन्होंने कई वर्ष तक आई सर्जन के रूप में काम किया, फिर उनका ध्यान आयुर्वेद की तरफ गया और उन्होंने उसकी चिकित्सा करी है और उससे लिवर स्क्लेरोसिस, किडनी फेलियर और कैंसर में कई सारे सफल प्रयोग रहे हैं। तो इसका लाभ हम सभी उठा सकते हैं कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो वो रूम नंबर 8 में उपलब्ध रहेंगे, जिसमें हमने उसका थीम रखा है चिकित्सा मार्गदर्शन आयुर्वेद विधि से, है ना। तो वहाँ पर केवरी रहेंगे। आप लोग जानते होंगे केवरी भी आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो वो और अभ्युदय भैया मानवपीठ से इस गोष्ठी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट अंजू दीदी द्वारा है, उसको भी सुन के सभी को नमस्ते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज़ आप ज़रूर सुने। एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। जो भी पेरेंट्स हैं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, 3 to 10 years के बच्चे, वो अभी यहाँ पे अपने बच्चों को ले आ सकते हैं। हमने ऐसा सोचा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके कुछ न कुछ सार्थक एक्टिविटीज की जाए, तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। तो उन बच्चों को आप अभी यहाँ पे ले आए प्लीज। और गोष्ठियों में जो वक्ता है उन लोगों की सूची बाहर लिखी हुई है, तो जो जो वक्ता वहाँ पे रहेंगे उनका डिटेल्स भी आप वहाँ बाहर लगाए, उससे देख सकते हैं। धन्यवाद सर, समाप्त है।